नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी बढ़िया होंगे। सामने अब बिहार एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं आपके। अब हम शुरू करेंगे मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट में करंट अफेयर्स, बिहार का करंट अफेयर्स प्लस जीएस के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। आप भी अपना इवेल्युएशन करिए कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं और आपकी तैयारी कहाँ तक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ जो सवाल है उनमें बिहार का करंट अफेयर्स ऐड किया गया है, कुछ स्टैटिक पार्ट भी कवर किया गया है। तो बस आपको यहाँ बने रहना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल है कि बिहार का नया टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाने वाला है। जो बिहार का नया टाइगर रिजर्व है वो किस जिले में स्थापित किया जाने वाला है, बिहार के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आप सबको पता है कि बिहार में अभी कितने टाइगर रिजर्व हैं, बताइए कितने टाइगर रिजर्व है बिहार में। एक। कौन सा? वाल्मीकि। अभी तक बिहार में सिर्फ एक टाइगर रिजर्व है। कौन सा? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और ये कौन से जिले में है, जल्दी बताइए कौन से जिले में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये है पश्चिमी चंपारण जिले में। कहा? पश्चिमी चंपारण जिले। लेकिन अब बिहार में दो टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। पहला तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व था, अब एक नया टाइगर रिजर्व बन चुका है। कौन सा? कैमूर टाइगर रिजर्व। कौन सा नया टाइगर रिजर्व है? कैमूर टाइगर रिजर्व है, ये याद रखिएगा। और ये किस जिले में है? तो ये रोहतास जिले में है, बिहार के रोहतास जिले में है। रोहतास जिले में कौन सा है? कैमूर टाइगर रिजर्व। और एक बात जान लीजिए कि ये जो कैमूर टाइगर रिजर्व है ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से 4 टाइम्स बड़ा है, 4 गुना ज्यादा बड़ा है। तो बेसिकली अगर आएगा सवाल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है कि आएगा ही आएगा कि बिहार का जो नया टाइगर रिजर्व कौन सा बना है। तो बिहार का नया टाइगर रिजर्व यानी कि सेकंड टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? कैमूर टाइगर रिजर्व। और ये किस जिले में है? ये बिहार के रोहतास जिले में है। ये भी पूछ सकता है कि बिहार का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था। तो बिहार का पहला टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये कौन से जिले में है? ये पश्चिमी चंपारण जिले में है। एक सवाल और पूछेगा, ये पूछ सकता है कि जो नया टाइगर रिजर्व है कैमूर और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, इनमें से एरिया वाइज बड़ा कौन सा है। तो याद रखिएगा कि जो कैमूर टाइगर रिजर्व है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से 4 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। कितना बड़ा है? 4 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। तो दो चीजें जो आपको क्लियर हुई कि बिहार का नया टाइगर रिजर्व कौन सा है, कैमूर टाइगर रिजर्व। पहला कौन सा था? वाल्मीकि, जो पश्चिमी चंपारण जिले में है। कैमूर टाइगर रिजर्व किस जिले में है? रोहतास जिले में है बिहार की। और कैमूर टाइगर रिजर्व बड़ा है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी ही एक घोषणा हुई है हाल ही में। अगला सवाल है कि बिहार में सर्वप्रथम ड्राई पोर्ट, बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ शुरू हुआ। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ शुरू हुआ है, बताइए। ऑप्शन है गया, भागलपुर, बगहा, बिठा। ये बिठा नहीं है, बिहटा है। क्या है? बिहटा। बिहटा। बताइए पहला ड्राई पोर्ट बिहार का कहाँ शुरू किया गया। अगेन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स। फिर से ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बताइए इंपॉर्टेंट। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट शुरू किया गया है कहाँ? बिहटा। कहाँ शुरू किया गया है? बिहटा में। और इसका उद्घाटन कब हुआ था? इसका उद्घाटन हुआ था 21 अक्टूबर 2024। और ये 2024 को। तो उद्घाटन डेट याद रखनी है। और ये याद रखिएगा कि बिहटा कहाँ है? ये राजधानी जो पटना है उसके पास, जो बिहार की राजधानी पटना है वहां पे उसके पास है। और 21 अक्टूबर 2024 को इस ड्राई पोर्ट का उद्घाटन हुआ था। अब बिहार का पहला है तो महत्वपूर्ण हो जाता है या नहीं हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बिहार का पहला ड्राई पोर्ट, फर्स्ट ड्राई पोर्ट ऑफ बिहार कौन सा है? बिहटा में शुरू किया गया है। पूछेगा कि किस डेट को उद्घाटन हुआ है इसका, तो 21 अक्टूबर 2024। ये डेट आपको याद रखनी है कि इस दिन इसका उद्घाटन हुआ है। और इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो ड्राई पोर्ट है वो भारत के जो जितने महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो, चाहे वो गुजरात के बंदरगाह हो, वहां से इसकी कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रांगली उन बंदरगाहों से ये जुड़ा हुआ है। और पूछेगा कहाँ है, तो बिहार की राजधानी पटना में, वहां एक बिहटा है, वहां पे ये शुरू किया गया है। इसके उद्घाटन डेट है 21 अक्टूबर 2024। ये बात आपको याद रखनी। क्लियर? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बिहार का पहला ड्राई पोर्ट है, तो हो सकता है इससे सवाल पूछ ले। क्लियर? चलिए, ऑपरेशन अभ्यास क्या था?
बताइए ऑपरेशन अभ्यास क्या था? अगेन ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। ऑपरेशन अभ्यास क्या था? ऑप्शन है सीमावाद वाला अभ्यास, सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल, रेल सुरक्षा विकल्प, प्राकृतिक आपदा योजना। तो सबसे पहले तो आपको कंफ्यूज इसमें नहीं होना है कि ऑपरेशन अभ्यास पूछा है तो हो सकता है ये किसी दो देशों के बीच होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज हो। ये बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं है। आप सबको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमले के बाद तनावपूर्ण स्थितियां थी, युद्ध जैसी स्थितियां निर्मित थी। उस समय हमारे देश में मॉक ड्रिल करवाई गई थी, पूरे देश में ब्लैकआउट करवाया गया था ताकि जो आपातकालीन स्थितियां हैं उनसे जो हमारे भारतीय नागरिक हैं उनको निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जा सके। तो पूरे देश में मॉक ड्रिल करवाई गई, ब्लैकआउट करवाया गया और एक डेट थी, अभी की हाल ही की घटना है, आप सबको ये डेट पता होगी, 7 मई 2025। इस डेट को 7 मई 2025 को क्या हुआ था, पूरे देश में ब्लैकआउट की जो प्रैक्टिस थी वो करवाई गई थी, मॉक ड्रिल करवाई गई थी ताकि पूरे देशवासियों को आपातकालीन स्थितियां थी जो उस समय की उनसे निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जा सके। तो ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑपरेशन अभ्यास किसी दो देशों के बीच होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है, बिल्कुल नहीं। ये क्या था, ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल था जो पूरे देश में करवाया गया था किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से भारतीयों को निपटने के लिए, उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए। और सवाल आ सकता है कि पूरे देश में ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल कब करवाई गई थी, किस दिन? 7 मई 2025। ये डेट आपको याद रखनी है। इस दिन पूरे भारत में ये आयोजित की गई थी मॉक ड्रिल। क्लियर? तो ऑपरेशन अभ्यास किससे संबंधित है? तो ये किसी भी दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास नहीं है, ये क्या है, एक मॉक ड्रिल थी, ब्लैकआउट जैसी स्थितियां निर्मित करके भारतीयों को ट्रेनिंग देने वाली एक अभ्यास था। ये किसने चलाया था? ये भारत की गृह मंत्रालय द्वारा चलाया गया। पूछ सकता है कि ये किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया था, तो ये भारत के गृह मंत्रालय द्वारा ये अभ्यास चलाया गया। याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि जो ऑपरेशन अभ्यास है वो किस मंत्रालय द्वारा करवाया गया, तो ये भारत के गृह मंत्रालय द्वारा करवाया गया। क्लियर? चलिए ऑपरेशन अभ्यास जरूर पढ़ लीजिएगा, 7 मई की डेट याद रखिएगा, हाल ही की घटना है, भारत पाकिस्तान का मुद्दा हमेशा से चर्चा में रहता है, पूछेगा ये सवाल। अगला है, किस विटामिन की कमी से इंसान तेजी से बूढ़ा होने लगता है? बताइए ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से इंसान तेजी से बूढ़ा होता है? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। साइंस के क्वेश्चंस भी आते हैं ना बिहार पुलिस में, बिहार पीसीएस में। बताइए किस विटामिन की कमी से इंसान तेजी से बूढ़ा होने लगता है? आप सबको पता है बुढ़ापे के लक्षण क्या है? हड्डियां कमजोर होना, थकान होना, अवसाद होना। तो हड्डियां कब कमजोर पड़ती? थोड़ा सा लॉजिकल सोचिए, जब इंसान बूढ़ा होता है तो इंसान की क्या होती है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, वो कमजोर होने लग जाता है। तो हड्डियों कमजोर होने में कौन सी विटामिन की कमी होती है? बिल्कुल सही, कौन सा? विटामिन डी। विटामिन डी हड्डियों के कमजोर होने से संबंधित है और जब इंसान बूढ़ा होता है तो उसकी हड्डियां वगैरह कमजोर होने लगती हैं, घुटनों में दर्द होने लगता है, तो हड्डियों का कमजोर। किस विटामिन की कमी से इंसान तेजी से बूढ़ा होता है? बूढ़ा होने के क्या लक्षण है? बूढ़ा होने के लक्षण है हड्डियां कमजोर होती हैं, थकान होती है, घुटनों में दर्द, ये अवसाद जैसी स्थितियां, और हड्डियां कमजोर होने से कौन सा विटामिन संबंधित है? विटामिन डी। तो बूढ़ा किस विटामिन की कमी से इंसान होगा जल्दी? विटामिन डी की कमी से। क्लियर? चलिए याद रखिएगा ये चीज। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में होने जा रहा है? बताइए G20 शिखर सम्मेलन का 2025 G20 समिट 2025 किस देश में होगी? बताइए। अगेन करेंट अफेयर्स, जोहान्सबर्ग, केप टाउन, डरबन, प्रिटोरिया। बताइए G20 समिट 2025 किस देश में होगी? जल्दी बताइए। G20 समिट 2025 का आयोजन साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होना है। कहाँ होना है? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। हर साल हमारे जो विश्व में कुछ समिट्स होती हैं, G20 समिट, G7 समिट्स, HCO की जो समिट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। किस प्रोस्पेक्टिव से कि ये समिट कहाँ हुई, इस समिट की थीम क्या थी, इस समिट में क्या जरूरी चीजें थी हमारे भारत के लिए, तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और G20 तो वैसे भी G20 शिखर सम्मेलन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शिखर सम्मेलन। तो G20 2025 कहाँ हुआ? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होगा।
दूसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, कि भारत ने G20 की अध्यक्षता कब की थी? अभी हाल ही में भारत मंडपम नई दिल्ली में कुछ साल पहले भारत ने G20 की अध्यक्षता की थी। उसमें बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि भारत आए थे। मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, भारत मंडपम चर्चा में रहा था, बहुत सारी नई चीजें देखने को मिली, कई सारे सोशल मीडिया पे मीम्स भी बने। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है कि जो हमारा भारत है उसने G20 शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता वो कब की थी, वो किस डेट को की थी। तो भारत ने ये की थी, याद रखिएगा ये डेट, पूछ सकता है कि भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो कब की थी। तो डेट है 1 दिसंबर 2022 से भारत अध्यक्ष रहा था G20 का 30 नवंबर 2023 तक। ये डेट, इस डेट में भारत ने अध्यक्षता की थी G20 शिखर सम्मेलन की। तो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत ने अध्यक्षता की थी G20 शिखर सम्मेलन की। और G20 2025 कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है? तो ये होने वाला है जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। दूसरी चीज, G20 की स्थापना कब हुई थी? तो G20 की स्थापना हुई थी 1999 में, 1999 में। और एक चीज, 1999 में क्यों हुई थी? तो कारण भी जान लीजिए कि 1998 में एशिया में आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ था। उस एशियाई आर्थिक संकट का पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। उसी तरह की मंदी जैसी स्थितियों से निपटने के लिए G20 का गठन किया गया। क्लियर? तो अगर कभी आए कि G20 का गठन किन परिस्थितियों में हुआ है, तो एशियाई आर्थिक संकट से निपटने के लिए, पूरे देश को पूरे विश्व को आर्थिक मंदी से बचाने के लिए G20 का गठन किया गया था 1999 में। G20 समिट 2025 कहाँ होगी? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में होगी। G20 समिट की भारत ने अध्यक्षता कब की थी? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत अध्यक्ष रहा था। कहाँ समिट आयोजन हुआ था? भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था। क्लियर? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि पूछता है, ये डेट अगर दे देगी ना तो बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि 1 दिसंबर 2022 है, 23 है कि 24 है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, सिली मिस्टेक्स ही होती है ना, एग्जाम में तो सिली मिस्टेक्स ही होती है। और वही सिली मिस्टेक्स क्या करती है, हमें एग्जाम से बाहर कर देती हैं, और जो लोग करके चले आते हैं सही, उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो कमी कहीं नहीं होनी चाहिए। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत ने अध्यक्षता की। वहां जाके कंफ्यूज मत होइएगा कि ये 23 है कि 24 है, ये 24 था कि 25 था। बिल्कुल नहीं, 22 से 23 में भारत ने अध्यक्षता की। क्लियर? दूसरी चीज, 2025 की समिट कहाँ होने वाली है G20 की? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में होने वाली है। क्लियर? G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। चलिए, दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत लागू किया गया? बताइए, दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन अधिनियम के तहत लागू किया गया था? 42वें, 52वें, 91, 91 या 44वें संविधान संशोधन? बताइए। आप सबको पता है ना कि भारतीय संविधान में कुछ संविधान संशोधन कराए जाते हैं। उस संविधान संशोधनों के अंतर्गत कुछ नई थीम्स आती हैं। दल बदल विरोधी कानून, जिसके अंतर्गत संविधान में 10वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया, याद रखिए, जिसके अंतर्गत संविधान में 10वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया, वो कौन सा संविधान संशोधन था? बताइए। बिल्कुल सही, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, और ये किससे संबंधित था? ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित था। क्लियर? तो अगर कभी सवाल, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है कि दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया, तो 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लागू किया गया। इसके अंतर्गत संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक्सियोम फॉर्मेशन, अगेन करेंट अफेयर्स। हाल फिलहाल में होने वाली जो घटनाएं हैं भारतीय इतिहास में, या भारत के लिए जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, आपके लिए जरूरी है। एक्सियोम फॉर्मेशन के बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति होगा जो अनभिज्ञ होगा। बहुत ज्यादा गर्व की बात थी भारत के लिए कि हमारे देश के शुभांशु शुक्ला वो पायलट के तौर पे गए हैं किसी मिशन में। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो एक्सियोम 4 मिशन का प्रक्षेपण कब हुआ? सवाल ये है कि कब लॉन्च हुआ, एक्सियोम 4 मिशन कब लॉन्च हुआ? बताइए। 8 जून 2025,
25 जून 2025, 15 मई 2025 या 1 जून 2025? बताइए, डेट याद है आपको? डेट है 25 जून 2025। कब लॉन्च हुआ था एक्सियोम 4 मिशन? 25 जून 2025 को। और इसमें ये भी याद रखिएगा, जो एक्सियोम 4 मिशन है उसमें कुछ स्पेस जो संगठन है उनकी बहुत ज्यादा भूमिका रही। कैसे? पहली बात तो एक्सियोम स्पेस, ये क्या था? ये एक प्राइवेट कंपनी जिसने इस पूरे मिशन को भेजा है। एक्सियोम स्पेस एक प्राइवेट मतलब निजी कंपनी है जिसने ये पूरा मिशन लॉन्च किया है या पूरा मिशन भेजा है। अगला है इसमें स्पेस एक्स। स्पेस एक्स किसका है बताइए? बहुत फेमस नाम है। स्पेस एक्स किसका है? स्पेस एक्स ने प्रोवाइड करवाए हैं रॉकेट। जो रॉकेट उसमें यूज हुआ है वो किसने प्रोवाइड करवाया है? स्पेस एक्स ने। और नासा ने इसमें सहायता की। इस मिशन को लॉन्च करने में नासा ने सहायता की। एक सवाल और आ जाता है क्या? थोड़ा सा इसको, एक सेकंड। तो एक्सियोम 4 मिशन ने क्या किया है? एक्सियोम स्पेस ने क्या किया है? पूरा मिशन लॉन्च किया है। स्पेस एक्स ने क्या किया है? रॉकेट प्रोवाइड करवाया है। और नासा ने क्या किया है? इस पूरे मिशन को लॉन्च करने में सहायता की है। एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कि इसमें 3 देशों के जो क्रू मेंबर्स गए हैं उनमें कौन कौन से देशों के सहयोग से गए, मतलब कौन कौन से देशों के क्रू मेंबर शामिल हैं। तो इसमें एक नासा के हैं। नासा के जो भूतपूर्व जो स्पेस सेंटर है उसमें जो इन्होंने काम किया है वो गए हैं, तो अमेरिका से गए हैं। दूसरे हंगरी और पोलैंड से 2 एस्ट्रोनॉट्स गए हैं, हंगरी और पोलैंड से। और चौथे हैं हमारे इंडिया के शुभांशु शुक्ला। और शुभांशु शुक्ला को पूछ लेता है कि किस तौर पे गए हैं, किस क्रू मेंबर में, कि मतलब किस भूमिका में गए हैं, तो ये पायलट के तौर पे गए हैं। आपको ये चीजें याद रखनी है इस पूरे मिशन से रिलेटेड। इस पूरे एक्सियोम 4 मिशन से रिलेटेड आपको सारी चीजें यहाँ पे बता दी गई है कि ये लॉन्च कब हुआ। ये लॉन्च हुआ 25 जून 2025 को। एक्सियोम 4 मिशन में किसने किसने भूमिका निभाई है? एक्सियोम स्पेस एक प्राइवेट निजी कंपनी है जिसने ये पूरा मिशन लॉन्च किया है। स्पेस एक्स इसने रॉकेट प्रोवाइड करवाया है। नासा इसने लॉन्चिंग में सहायता की है। जो क्रू मेंबर्स गए हैं वो किस किस देश के गए हैं? टोटल 4 लोग गए हैं, आप सब जानते हैं। एक यूएसए के हैं, नासा के भूतपूर्व जो स्पेस सेंटर में उन्होंने काम किया है। हंगरी और पोलैंड से 2 एस्ट्रोनॉट गए हैं। और चौथे हैं हमारे भारत के शुभांशु शुक्ला, और ये गए हैं पायलट के तौर पे, पायलट की भूमिका निभा रहे हैं। तो पूछ ये भी सकता है कि एक्सियोम 4 मिशन में पायलट की भूमिका में कौन से एक एस्ट्रोनॉट गए हैं, और इन चारों के नाम दे सकता है। तो आप याद रखिएगा कि पायलट की भूमिका में कौन है? शुभांशु शुक्ला। क्लियर? इससे रिलेटेड जितने भी आपको फैक्ट थे वो क्लियर कर दिए गए यहाँ पे। एक्सियोम 4 मिशन से सवाल आएगा जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में रहा जाने वाला टॉपिक। अगला सवाल है, नीचे दिए गए बिहार के ऐतिहासिक घटनाक्रम में रॉन्ग ऑप्शन टिक करिए। रॉन्ग बोला है कि जो गलत है उसको टिक करिए। बिहार राज्य की स्थापना लिखा है 2012, क्या ये सही है? अगला है, भारत का संविधान लागू होना 1950, बताइए। पटना सचिवालय गोलीकांड 1976, और महाबोधि मंदिर का विश्व धरोहर में शामिल होना 2002, बताइए राइट आंसर क्या होगा? रॉन्ग ऑप्शन में टिक करिए दिया हुआ है, क्या होगा राइट आंसर? बिहार राज्य की स्थापना बिल्कुल सही है, 2012 में हुई थी। सही है कि नहीं बताइए? बिहार राज्य की स्थापना 2012 में हुई, बताइए सही है ना? संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, सही है। महाबोधि मंदिर विश्व धरोहर में शामिल होना, महाबोधि मंदिर बेसिकली बिहार का एक मंदिर है, बोधगया में स्थित है। यहाँ पे ये माना जाता है कि इसी मंदिर को एक स्थान माना जाता है कि जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहीं पे बना दिया गया है महाबोधि मंदिर, और इसको यूनेस्को की सूची में शामिल कर दिया गया है। क्लियर? और ये कब शामिल हुआ? 2002 में शामिल हुआ। लेकिन जो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ गलत है, चेक करिए, क्या इसमें कुछ गलत है क्या? पटना सचिवालय गोलीकांड, बिल्कुल। पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 1974 में हुआ था। कब हुआ था पटना सचिवालय गोलीकांड? ये हुआ था 1974 में। तो ये याद रखिएगा, पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 1974 में, ना कि 1976 में। तो ये गलत हो जाएगा। तो रॉन्ग ऑप्शन टिक करने बोला था, तो रॉन्ग क्या है? 3, क्योंकि बिहार राज्य की स्थापना 2012 में हुई थी। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। महाबोधि मंदिर विश्व धरोहर में 2002 में शामिल हुआ था। तो रॉन्ग क्या हो गया? पटना सचिवालय गोलीकांड 1974।
क्लियर? चलिए, पृथ्वी पर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? बताइए, पृथ्वी पर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कहाँ से मिलती है? वनों से, महासागरों और शैवाल से, मिट्टी में सूक्ष्म जीवों से, या मानव गतिविधियों से? बताइए, पृथ्वी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ मिलती है? कहाँ से मिलती है? आप सबको पता है कि समुद्रों और महासागरों में पाए जाते हैं क्या? समुद्री प्लवक। क्या पाए जाते हैं? समुद्री प्लवक। इन्हीं को क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन, आपने ये नाम सुना होगा। ये तो क्या पाए जाते हैं भारत के समुद्र और महासागरों में? समुद्री प्लवक पाए जाते हैं, इसी को बोला जाता है फाइटोप्लैंक्टन। ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को जनरेट करते हैं। ऑक्सीजन को जनरेट करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। और पूरे जितनी भी ऑक्सीजन की मात्रा है उसका 50% से लेकर 80% तक, जितनी हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन है उसका 50% से लेकर 80% तक यही उत्पादन करते हैं ऑक्सीजन का। तो ये बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सब पता है क्या लगा के आ जाएंगे? ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत सब ये लगा के आएंगे, वन। और जहां जिन्होंने मन लगा दिया वो एग्जाम से हो गए बाहर, और फिर बाद में आए उन्होंने कहा मैं 1 नंबर से रह गया या रह गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने लगाया ऑक्सीजन का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है? वन। लोग कहते हैं कि हमें पेड़ पौधे से ऑक्सीजन मिलती है, तो वन लगा दिया, ठीक है, लेकिन एग्जामिनर ने गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि सही आंसर है कि महासागर और शैवाल। क्यों महासागर और शैवाल सही है? क्योंकि समुद्र में पाए जाते, आपको खुद पता होना चाहिए कि हमारे पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है? समुद्र है। हर जगह समुद्र ही तो सबसे ज्यादा मात्रा में है पूरे विश्व में। और उन्हीं समुद्रों में क्या पाया जाता है? समुद्री लवक, जिसको फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। ये फाइटोप्लैंक्टन क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और उसके बाद ऑक्सीजन को जनरेट करता है। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि पूरे विश्व, मतलब हमारे वायुमंडल में जितनी भी ऑक्सीजन पाई जाती है उसका 50% से लेके 80% तक ऑक्सीजन यही जनरेट करते हैं। तो ऑक्सीजन के सबसे ज्यादा स्रोत कौन से हो गए? महासागर और शैवाल। क्लियर? तो जिन्होंने, अब देखिए, जिन्होंने नहीं जाना, जिन्होंने नहीं पढ़ा, वो क्या लगा के ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत वन, वो यही लगा के आएंगे और वो हो जाएंगे एग्जाम के बाहर। क्यों हो जाएंगे? और फिर लास्ट में फिर रिग्रेट हो जाएगा कि काश काश एग्जाम डायरी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया होता, देख लिया होता वीडियो। तो ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? देखिए, हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार का ऐसा कुछ नहीं है कि सब्सक्राइब करिए क्या करिए। हमने इंस्टाग्राम चालू किया, वहां पे आप लोगों ने इतना प्यारा सपोर्ट दिया, उसके बाद आपने कहा कि यूट्यूब पे क्लासेस ले लीजिए, आपके लिए कुछ हेल्प हो जाएगी। हमें भी लगा कि नहीं, हमें करना चाहिए। तो आपके कहने के अनुसार ही हम इस यहाँ पे आए। फिर बहुत सारे अभी बिहार के एग्जाम है, आप सभी ने कहा कि बिहार के लिए क्लासेस ले लीजिए। तो लगता है जब लोग प्यार से बोलते हैं कि दीदी क्लासेस ले लीजिए, अच्छा लगता है, पढ़ने में समझ में आता है आपकी क्लासेस, तो एक खुद को मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, करना है, क्लास लेके आना है। तो बस इसीलिए मेहनत की जा रही है आप सभी के लिए कि जब हो जाता है और बच्चे मैसेज करते हैं कि दीदी मेरा सिलेक्शन हो गया, तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के। तो क्या जाना आपने? ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत कौन से है? महासागर और शैवाल। अगर ऑप्शन में लिखा रहे समुद्री प्लवक और फाइटोप्लैंक्टन, तो ये भी सही होगा, क्योंकि समुद्री प्लवक और फाइटोप्लैंक्टन ही है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन को जनरेट करते हैं। और वायुमंडल में पाई जाने वाली 50% से लेकर 80% तक ऑक्सीजन का जो जनरेशन है वो यही करते हैं समुद्री प्लवक यानी कि फाइटोप्लैंक्टन। क्लियर? चलिए, भारत द्वारा दुनिया में सबसे बड़ी कौन सी डिजिटल पंचायत घोषित की गई है? भारत द्वारा पूरी दुनिया में, याद रखिएगा, सबसे बड़ी साक्षर डिजिटल पंचायत, ये याद रखिएगा, इसने ये मिस कर दिया है। साक्षर डिजिटल पंचायत कौन सी घोषित की गई है? अभी करंट का सवाल है। नालंदा, वाराणसी, कुल्लमपारा केरल या इंदौर? भारत द्वारा दुनिया की, याद रखिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी साक्षर डिजिटल पंचायत। मुझे ये बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे साक्षर जिला कौन सा था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन सा था? बिल्कुल सही, केरल। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर भारत का सबसे ज्यादा साक्षर जिला केरल था, तो सबसे ज्यादा साक्षर डिजिटल पंचायत कहाँ की होगी? अब ये बताइए, पंचायतों में लोग ही होंगे ना गांव के,
और जब सबसे ज्यादा साक्षर लोग ही वही हैं, तो डिजिटल पंचायत साक्षर कहाँ हो जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, पुलमपारा केरल। 2011 की जनगणना आई, उसमें सबसे ज्यादा साक्षर जो राज्य है वो कौन सा है? साक्षर राज्य केरल था। तो अगर हम साक्षर डिजिटल पंचायत की भी बात करेंगे, तो पंचायत तो लोगों से ही मिलके बनती है ना वहां की, और वहां के लोग तो पहले से साक्षर हैं, साक्षरता में उच्च लेवल पे ही। तो पहली साक्षर डिजिटल पंचायत किसको घोषित कर दिया जाएगा? पुलमपारा केरल। ये बात याद रखिएगा। थोड़ा सा क्या है ना, हम अगर लॉजिक के साथ देखें, जो फैक्ट हमें याद है हम उनके अकॉर्डिंग देखें, तो हमें ये कभी नहीं भूलेगा कि सही बात है भाई, केरल सबसे ज्यादा भारत का साक्षर जिला है, तो सबसे ज्यादा साक्षर डिजिटल पंचायत भी कौन होगी? ऑब्वियस सी बात है, केरल की ही होगी। मान लीजिए केरल नाम भी आए, तो ये नाम याद रखिएगा, पुलमपारा। ये भारत की पहली डिजिटल साक्षर डिजिटल पंचायत घोषित की गई। क्लियर? पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया? पेरिस ओलंपिक हुआ। आपको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2025 के एग्जाम्स में पूछा जाने वाला? ओलंपिक्स है भाई, ओलंपिक्स। बहुत ज्यादा सवाल आते हैं क्वेश्चंस। और होता क्या है कि पढ़े तो सब कोई होते हैं, ओलंपिक्स जाना होता है, न्यूज में पढ़ा होता है, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए तो फिर बताइए, अगर आपको कंफ्यूजन नहीं होता है, चलिए बताइए कि कौन से डेट में ओलंपिक शुरू हुआ, बताइए। ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं कि एग्जाम हॉल में पता नहीं दिमाग कैसे घूमता है कि याद ही नहीं आता है कि क्या सही होगा, इतने पास पास के ऑप्शन दे देता है। और वहां पे यही होता है, क्या होता है, रिवाइज नहीं करते। बार बार रिवीजन से क्या होता है ना, फैक्ट्स बहुत ज्यादा क्लियर हो जाते हैं आपके। और हमने क्या है, हमने हाँ ठीक है, हमने पढ़ लिया है कि यहाँ से यहाँ तक होता है। अब इतने अगर पास पास ऑप्शंस दे दिया इसने, बताइए कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कि 2000 पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक हुआ था, बताइए। बिल्कुल सही, 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक हुआ था। मैंने इसलिए कहा, देखिए ऑप्शन क्या है, 24 जुलाई 11 अगस्त, 26 जुलाई 11 अगस्त। तो जिन्होंने ये पढ़ा है ना, जुलाई से अगस्त में हुआ था, अब बताओ कौन सी जुलाई से कौन से अगस्त तक हुआ था? ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम में आने वाले, वो आएंगे ही आएंगे। तो याद रखिएगा कब से कब तक किया गया था, 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच किया गया था। और भारत ने टोटल कितने पदक जीते थे? भारत ने टोटल जीते थे 6 पदक। कितने पदक जीते थे? 6 पदक, जिसमें से एक कौन सा था? रजत पदक, जिसे नीरज चोपड़ा ने जीता था, और 5 थे कांस्य पदक, जिसमें मनु भाकर, अमन सहरावत, स्वप्निल कुशाले, इन लोगों ने, भारत की जो पुरुष हॉकी टीम थी, इन्होंने क्या किया था? कांस्य पदक जीते थे। तो ये भी पेरिस ओलंपिक्स का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बन जाता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक हुआ था। टोटल कितने भारत ने पदक जीते थे? 6 पदक जीते थे, जिसमें से एक रजत पदक किसने? नीरज चोपड़ा ने जीता था जेवलिन थ्रो के लिए, और 5 कांस्य पदक जीते गए थे, जिसमें मनु भाकर ने जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल के लिए। मनु भाकर और सरबजोत सिंह है, उन्होंने किसके मिश्रित रूप से जीता था एयर पिस्टल में। और स्वप्निल कुशाले ने निशानेबाजी के लिए जीता था। अमन सहरावत ने जीता था कुश्ती के लिए। भारत की जो पुरुष हॉकी टीम थी, उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, कांस्य पदक जीता था। तो ये सारा जो डाटा है वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लियर? चलिए, तो ये डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। और पढ़ा कहते ना, पढ़ के तो गए यार, वहां पता नहीं क्या हुआ कि इतनी सिली मिस्टेक्स करके आ गए। सिली मिस्टेक्स इसीलिए होती है क्योंकि बार बार रिवीजन नहीं होता, प्रैक्टिस नहीं होती उन चीजों की। तो डेट याद रखिएगा कब से? 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच। टोटल कितने पदक? 6 पदक। क्लियर? चलिए, अगला सवाल है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? माधव टाइगर रिजर्व जो कहाँ स्थित है? माधव टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित। शिवपुरी जिला है एक, वहीं पे माधव राष्ट्रीय उद्यान। इसे पूरे भारत का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? सवाल है। ऑप्शन है 56, 57, 58, 59। बताइए। जो माधव टाइगर रिजर्व है वो भारत का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व है, 58 नंबर का टाइगर रिजर्व है। और ये मध्य प्रदेश का किस नंबर का टाइगर रिजर्व है? मध्य प्रदेश का 9th नंबर का, 9वें नंबर का टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का। तो कभी कभी पूछ लेगा, मान लीजिए ये नहीं पूछा कि माधव राष्ट्रीय उद्यान
भारत के विषय में नहीं पूछा, मान लीजिए भारत के विषय में नहीं पूछा कि भारत का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व है, तो क्योंकि सब पढ़ के जा रहे हैं कि माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व है। ये पूछ लिया कि माधव राष्ट्रीय उद्यान जिस राज्य से बिलोंग करता है, मतलब मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है, वहां का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का ये 9वें नंबर का टाइगर रिजर्व, ठीक है। और भारत का 58 नंबर का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व है माधव राष्ट्रीय उद्यान। अब चूंकि भारत का है तो महत्वपूर्ण तो हो जाता है, पूरे भारत में जितने टाइगर रिजर्व है उसका सबसे नया टाइगर रिजर्व कौन सा अभी घोषित हुआ है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये अब टाइगर रिजर्व बन चुका है भारत का 58 नंबर का, और मध्य प्रदेश का किस नंबर का है, 9th नंबर का। पूछ सकता है माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में, क्लियर, शिवपुरी जिला है एक, वहीं पे ग्वालियर के पास, वहीं पे ये मध्य प्रदेश का के शिवपुरी में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे भारत का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। क्लियर, याद रखिएगा ये सवाल, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। हाल ही में बिहार सरकार ने किस अभियान को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है, बिहार सरकार ने अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से किस अभियान को सम्मानित किया, कौन सा एक ऐसा अभियान था। ऑप्शन है जल जीवन हरियाली, स्वास्थ्य सेतु, सुरक्षा पथ, शिक्षा मंत्र। ऐसा कौन सा मिशन है जिसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है, बड़ी बात, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है जल जीवन हरियाली मिशन को। ये बेसिकली पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण की बात करता है। करंट का क्वेश्चन था, मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे रखा है। हाल ही में बिहार सरकार ने किस अभियान को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है, तो याद रखिएगा कौन सा मिशन है, जल जीवन हरियाली मिशन है। ये किसके लिए है, ये पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण को बढ़ावा देता है। ये पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे, वहीं पे दिए गए। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड कहाँ दिया गया है, तो याद रखिएगा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस का जो अवार्ड है वो दिया गया है नई दिल्ली। क्लियर, चलिए, और किस अभियान को दिया गया है, जल जीवन हरियाली मिशन को, और ये किससे संबंधित था, पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण। कौन से राज्य ने जनवरी 2025 में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू किया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बहस संसद में चलती रहती है, और वो लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जल्दी बताइए। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली ये है, आप सबको पता है कि हमारे भारत में जो हिंदू कोड बिल है वो हिंदुओं के जो कानून है वो अलग चलते हैं, मुस्लिमों के जो कानून है तलाक से संबंधित, विवाह से संबंधित, अभी तक शरीयत के कानूनों के अनुसार चलते हैं। मतलब बेसिकली मुस्लिमों का अलग कानून और हिंदुओं का अलग कानून। तो बात ये हुई है कि अब ऐसा किया जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहता है कि हिंदू और मुसलमान ये कुछ नहीं, भारत के नागरिक हो, सभी के लिए एक समान कानून हो। ना मुस्लिम शरीयत लॉ के अनुसार अपने कानून बनाएंगे, ना हिंदुओं के अपने अनुसार कानून बनेंगे। जो कानून होगा भारत के नागरिकों के लिए सभी एक कानून होगा, वही कहलाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। दूसरा, इसका वर्णन कहाँ है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का वर्णन याद रखिएगा आर्टिकल 44 में भारत के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। डीपीएसपी में यूनिफॉर्म सिविल कोड का वर्णन। सवाल घुमा के भी पूछ सकता है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज्यादा चर्चा में है तो मान लीजिए ये नहीं पूछा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला राज्य पहला कौन सा बना है, और पूछ लिया यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के कौन से आर्टिकल में, तो याद रखिएगा संविधान के आर्टिकल 44 में है, और आर्टिकल 44 किससे संबंधित है, डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित। क्लियर, तो ये बात आपको याद रखनी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू, यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में है, 44, कि क्या कहता है, समान सिविल संहिता के बारे में बताता है, और ये किससे संबंधित है, डीपीएसपी से। अब वापस आ जाते हैं सवाल पे। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। कौन सा राज्य बन गया है, उत्तराखंड बन गया है। ये बात याद रखिएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 44 में है। आर्टिकल 44 किससे संबंधित है, डीपीएसपी से संबंधित है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि डीपीएसपी संविधान के कौन से भाग, बताइए, नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो संविधान के कौन से भाग में। और जल्दी से जय हिंद लिख दीजिए कमेंट में, अचानक से देशभक्ति जागृत हो गई, जल्दी से जय हिंद लिखिए। भारत ने लोकसभा चुनाव 2025 में किस रिकॉर्ड की स्थापना की, लोकसभा चुनाव हुए 2024 में, उन लोकसभा चुनाव में कौन सा एक नया रिकॉर्ड बना है, बताइए। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये,
2024 के लोकसभा चुनाव में कौन सा एक नया रिकॉर्ड बना? ऑप्शन है, एक दिन में अनेक बूथों पर मतदान हुआ, सबसे अधिक महिला मतदाता रही, सबसे बड़े मतदान प्रतिशत रहे और सबसे अधिक जनसंख्या वाली निर्वाचन क्षेत्र रहा। बताइए क्या सही है? इसमें सही है कि लोकसभा चुनाव 2024 में क्या रिकॉर्ड बना है कि इसमें सबसे ज्यादा महिला मतदाता रही है, लगभग 64.2 करोड़। इस बार सबसे ज्यादा महिला मतदाताओं ने पार्टिसिपेट किया है। ये रिकॉर्ड बहुत बड़ी बात है। जहां महिलाओं को घर के घूंघट से निकल के बाहर जाने की अभी भी उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, वहां इस लोकसभा चुनाव 2024 में महिलाएं घर से निकली भी, उन्होंने वोट भी किया और रिकॉर्ड वोट किया। कितना? 64.2 करोड़ महिलाओं ने। तो ये बड़ी बात। क्या एक नया रिकॉर्ड बना? सबसे अधिक महिला मतदाता। याद रखिएगा कितनी? 64.2 करोड़ महिला मतदाता। प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार दिलाने वाला संशोधन कौन सा है? मतलब प्राथमिक शिक्षा को फंडामेंटल राइट दिलाने वाला संशोधन कौन सा था? ऑप्शन है 82वां, 84वां, 86वां या 89। ऑप्शन है 82, 84, 86, 89। बताइए कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्राथमिक शिक्षा को संविधान में शामिल किया गया? आप सबको पता है कि 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 क्या कहता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों की आयु, 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। 86वां संविधान संशोधन 2002 क्या कहता है? 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। इसी 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा क्या जोड़ा गया? एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 21A। संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 21A, जो क्या कहता है? 6 से 14 साल तक के बच्चों तक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात करता है। तो अगर ये आए कि प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला संविधान संशोधन कौन सा था, तो 86वां संविधान संशोधन 2002। और इसके द्वारा क्या प्रावधान किया गया? इसमें प्रावधान किया गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसमें संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 21A, जो बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात करता है। प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार किसके अंतर्गत? 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? बताइए ज्योग्राफी। नाथुला दर्रा किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, मिजोरम में, नागालैंड? बिल्कुल सही, नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। सिक्किम में एक और दर्रा है ना, नाम बताइए उसका, बताइए। सिक्किम में एक और दर्रा है, उसका क्या नाम? वो है जलेपला। क्या है? जलेपला दर्रा, याद रखिए। तो नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा है सिक्किम में। सिक्किम में एक और दर्रा है, वो कौन सा है? जलेपला। बाकी अरुणाचल प्रदेश में आप सबको पता है, नाम दफा दिफू यहाँ है। ठीक है, चलिए। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में, याद रखिए। मगध साम्राज्य में पुलिस व्यवस्था का प्रमुख पद क्या था? मगध साम्राज्य में पुलिस व्यवस्था का जो पद होता था या मुखिया होता था, वो कौन होता था? ऑप्शन है कटपाला, दंडपाल, प्रहरी और निरीक्षक। बिल्कुल सही, मगध साम्राज्य में पुलिस व्यवस्था का प्रमुख पद क्या होता था? दंडपाल होता था। दंडपाल होता था। ये क्या करता था? ये शांति व्यवस्था बनाए रखता था प्रशासन में। तो पुलिस व्यवस्था का प्रमुख पद क्या था? दंडपाल था। ये आपको याद रखना है। ये क्या करता था? जो प्रशासन है वहां पे शांति व्यवस्था बनाए रखने का ये काम किया करता था, कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम किया करता था। क्या? दंडपाल। तो मगध साम्राज्य में पुलिस व्यवस्था का प्रमुख पद कौन सा होता था? दंडपाल होता था। क्लियर? चलिए। प्रकाश की गति को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने नापा था? बताइए। प्रकाश की गति को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने नापा था? आपके सामने ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन, ओले रोमर, निजामुद्दीन, न्यूटन। बताइए प्रकाश की गति को सबसे पहले किसने नापा? प्रकाश की जो स्पीड है उसको किसने नापा? आप सबको पता है कि प्रकाश की गति को मापने का पहला प्रयास, मैं प्रयास की बात कर रही हूँ, प्रयास किया था गैलीलियो ने। किसने किया था? गैलीलियो गैलीली ने। लेकिन उनका ये जो प्रयास था वो असफल रहा था, वो नहीं लाइट की स्पीड माप पाए। गैलीलियो गैलीली ने सबसे पहले कोशिश की थी प्रकाश की स्पीड नापने की, लेकिन वो उसमें असफल रही थी। तो
जो सफल हुए वैज्ञानिक प्रकाश की गति को मापने वाले, वो थे ओले रोमर। कौन थे? ओले रोमर थे, जिन्होंने प्रकाश की गति को नापा था। ये बात आपको याद रखना है। कभी कभी पूछ लेता है कि ओले रोमर किस देश से संबंधित है, तो ये एक डेनिश खगोल शास्त्री। ओले रोमर क्या थे? एक डेनिश खगोल शास्त्री थे, तो याद रखिएगा डेनिश खगोल शास्त्री। क्लियर? तो प्रकाश की गति को सबसे पहले मापने का प्रयास तो गैलीलियो गैलीली ने किया था, लेकिन वो असफल रहे थे। मापने में सफलता किन्हें मिली थी? ओले रोमर को, और ये एक डेनिश खगोल शास्त्री थे। ये बात आपको याद रखना है। तो प्रकाश की गति को सबसे पहले किसने नापा था? ओले रोमर ने नापा। चलिए, मूल संरचना सिद्धांत का मान्यता देने वाला कौन सा केस था? बेसिक स्ट्रक्चर। आप सबको पता है संविधान में जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो किस केस से आया था? ऑप्शन है, बताइए, आपके सामने ऑप्शन है, बताइए। बेसिक स्ट्रक्चर का जो उसकी संरचना थी, बेसिक स्ट्रक्चर का जो मूलभूत सिद्धांत था, वो किस केस के अंतर्गत आया था? बिल्कुल सही, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973। तब केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 के अंतर्गत मूल संरचना का सिद्धांत आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है। आप सबको पता है कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है वो परिवर्तित ना। यही कहलाता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि संसद संविधान में संशोधन करे, लेकिन संविधान की जो मूल भावना है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे संविधान में मूल भावना क्या है? देखिए, धर्मनिरपेक्षता। मतलब हमारे जो संविधान है उसके समक्ष हर व्यक्ति, हर धर्म बराबर। तो जो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है उसे भी बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल किया गया है कि आप संशोधन करो, लेकिन जो मूल तत्व है संविधान के वो खत्म नहीं होने चाहिए या उनमें हानि नहीं होनी चाहिए। अगर धर्मनिरपेक्षता है, धर्मनिरपेक्षता की भावना है, तो वो संविधान में हमेशा बनी रहनी चाहिए, उससे छेड़छाड़ या खिलवाड़ ना। तो क्या बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत, मूल यानी मूल संरचना सिद्धांत किस केस में आया था? केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 में आया था, जिसमें ये बात की गई थी कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल भावना प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो क्लियर? तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है कब आया था? केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जल्दी बता दीजिए। आप थोड़ा स्पीड में करेंगे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, वो सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप। बताइए, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, बिल्कुल सही, एशिया महाद्वीप। और आप सबको पता है कि एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग 60% आबादी निवास करती है। विश्व की लगभग 60% आबादी कहाँ निवास करती है? एशिया कॉन्टिनेंट में, और यही एशिया कॉन्टिनेंट विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट माना जाता है। क्लियर? चलिए, मधुबनी चित्रकला को किस वर्ष जीआई टैग मिला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुबनी चित्रकला को किस वर्ष जीआई टैग प्रदान किया गया? मधुबनी चित्रकला को जीआई टैग कब मिला? जल्दी बताइए, 5, 7, 10, 12। कब मिला मधुबनी चित्रकला को जीआई टैग? जल्दी बताइए, जिसे मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, मधुबनी पेंटिंग, जिसे मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, ये इसे 2007 में जीआई टैग मिला था। और ये किसके लिए जानी जाती है? ये अपने जटिल पैटर्न और अपने रंगों के प्रयोग के कारण भी, ये चमकीले रंगों के प्रयोग के कारण भी जानी जाती है। चमकीले रंगों के प्रयोग के कारण भी ये पेंटिंग जानी जाती है। और मधुबनी पेंटिंग को ही किस नाम से जाना जाता है? मिथिला पेंटिंग। तो अगर कभी मिथिला पेंटिंग भी लिख के आए तो कंफ्यूज मत होइएगा कि मिथिला पेंटिंग को जीआई टैग कब मिला? 2007। या मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग कब मिला? 2007। मधुबनी पेंटिंग को किस नाम से जाना जाता है? मिथिला पेंटिंग के नाम से। और मधुबनी पेंटिंग किससे संबंधित है? जटिल पैटर्न और चमकीले रंगों से संबंधित है। कब मिला जीआई टैग? 2007 में मिला। क्लियर? चलिए, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछा है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? श्रीलंका, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर, जापान। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताइए, जल्दी बताइए, क्या होगा राइट आंसर? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ये डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है। डेनमार्क है, उसका एक स्वायत्त क्षेत्र है। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड।
ये बात आपको याद रखनी है। और आप मुझे कमेंट करिए जल्दी, ये बताइए कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। भारत का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो कौन सा है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है ये ग्रीनलैंड, ये याद रखिएगा कि आर्कटिक और अटलांटिक सागर है उसके बीच में स्थित। क्लियर। और कहाँ है, डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है। कमेंट ये करिए कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति और राज्यपाल की गिरफ्तारी का जो आदेश है वो कब जारी नहीं, मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल को गिरफ्तार किस आर्टिकल के अंतर्गत नहीं किया जाता है, कि उन पर किसी भी वो कोई भी ऐसा काम अगर करते हैं, कोई भी फौजदारी मुकदमा चलता है तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कौन सा आर्टिकल उन्हें ये विशेषाधिकार देता है, बताइए। बिल्कुल सही, आर्टिकल 361 ये विशेषाधिकार देता है राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, क्या, कि उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण देता है, विशेषाधिकार। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल, कहा गया है ना कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया जाएगा। ये गिरफ्तारी से संरक्षण किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया जाता है, तो वो दिया जाता है आर्टिकल 361 के अंतर्गत। 312 में क्या है, चलिए कमेंट करिए, 312 में क्या है, 368 में क्या है और 300A में क्या है, चलिए बताइए। देखते हैं आपको कितने संविधान के आर्टिकल से याद। 312 क्या बोलता है, 368 क्या है, 300A क्या है, कमेंट करिए। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया जा सकता है, गिरफ्तारी से संरक्षण किस आर्टिकल के अंतर्गत है, आर्टिकल 361। क्लियर। चलिए, विश्व की सबसे लंबी नदी नील, नाम दिया हुआ है, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, वो किस कॉन्टिनेंट में है, किस महाद्वीप में है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील किस कॉन्टिनेंट में, चलिए बताइए। एशिया में, अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में और उत्तर अमेरिका में, कहाँ है। बिल्कुल सही, विश्व की सबसे लंबी नील अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है और इसे ही मिस्र की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मिस्र की जीवन रेखा, याद रखिएगा, मिस्र की जीवन रेखा कौन सी कही जाती है, नील नदी कही जाती है, मिस्र की जीवन रेखा, याद रखिए। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है और मिस्र की इसे जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्लियर। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी, नील नदी, किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, मिस्र की जीवन रेखा कही जाती है। अगला सवाल है, पेंसिलिन की खोज किसने की, बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, मैं इसमें ज्यादा समय नहीं दूंगी। पेंसिलिन की खोज किसने की, ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पॉस्चर, एडवर्ड जेनर, जल्दी बताइए। पेंसिलिन की खोज किसने की थी, बिल्कुल सही, पेंसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी पेंसिलिन की खोज, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, बहुत बार पूछा गया सवाल है। ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है, बताइए, ऋग्वेद किस भाषा में है, ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, पाली, ब्राह्मी, किस लैंग्वेज में लिखा गया है ऋग्वेद, बताइए। ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है, ऋग्वेद बेसिकली संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ऋग्वेद किस भाषा में है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद संस्कृत भाषा में लिखा गया है। क्लियर। 4 वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, तो ऋग्वेद किस भाषा में है, ऋग्वेद संस्कृत भाषा में। राष्ट्रपति शासन लागू करने का अनुच्छेद कौन सा है, राष्ट्रपति शासन जब किसी राज्य में लगाया जाता है तो वो किस आर्टिकल के अंतर्गत लगाया जाता है, बताइए। किसी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो ऑप्शन 352, 356, 360, 368, बताइए, जल्दी बताइए। राष्ट्रपति शासन जब किसी राज्य में लगता है तो वो लगता है आर्टिकल 356 के अंतर्गत। ये किससे संबंधित है, 356 संबंधित है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन से संबंधित। और 352 संबंधित है राष्ट्रीय आपातकाल से, राष्ट्रीय आपातकाल से। और 360 किससे संबंधित है, 360 संबंधित है वित्तीय आपातकाल से। 360 में क्या है आर्टिकल, वित्तीय आपातकाल। और मैं तो 368 भी बता दूं, लेकिन क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने ये सवाल पूछा है आपसे तो मैं नहीं बता दूंगी, ये आपको बताना है। पिछले क्वेश्चन में भी ऑप्शन था ना, बताइए 368 में क्या है। तो राष्ट्रपति शासन लागू करने का आर्टिकल कौन सा है, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो आर्टिकल 356 के अंतर्गत। राष्ट्रीय आपातकाल है 352 में, ये पूरे देश में लगता है और ये किसी स्पेसिफिक राज्य में लगाया जाता है। 360 में वित्तीय आपातकाल है और 368 में क्या है, जल्दी बताइए। क्लियर। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने समझाया, बताइए। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने समझाया था, आपके सामने ऑप्शन है, बताइए।
डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने समझाया था? पहले तो ये बताइए कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइटिंग में बच जाइएगा, थोड़ा सा अभी मैंने स्टार्ट किया है तो ये थोड़ा आपसे क्लियर राइटिंग नहीं आती इसमें। डीएनए की संरचना को पहले किसने समझाया था? आपके सामने ऑप्शन है वाटसन, क्रिक, टॉम होल्स, गिफिथ, लोयट। बताइए डीएनए की संरचना को सबसे पहले 1953 में किसने समझाया था? वाटसन और क्रिक ने। ये डेट भी याद रखिएगा, कभी कभी डेट भी पूछ लेता है। 1953 में किसने? वाटसन और क्रिक ने समझाया था। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। और डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने की थी। कब? 1953 में की थी। क्लियर? तो डीएनए की खोज कब हुई? 1953 में हुई। किसने की थी? वाटसन, क्रिक ने की थी। फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मानव शरीर का सबसे कठोर अंग कौन सा है? बताइए मानव शरीर का सबसे कठोर अंग कौन सा है? जान की हड्डी, दांत, कपाल, पसली। जल्दी बताइए मानव शरीर का सबसे कठोर अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे कठोर अंग है दांत। इसका जो इनेमल होता है वो, क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। इसका बना होता है, इसमें विभिन्न तरह के खनिज भी होते हैं और ये बना होता है कैल्शियम फास्फेट से, जो कि बहुत मजबूत होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे कठोर अंग है दांत। दांतों का जो इनेमल होता है, बेसिकली दांतों का इनेमल का ये मतलब है कि ये दांतों की बाहरी परत होती है। जो इनेमल है, आपको लगेगा इनेमल क्या है? जो दांतों की बाहरी परत होती है वो क्या है? जो दांतों की बाहरी परत है उसी को इनेमल बोलते हैं। ये बेसिकली तरह तरह के जो खनिज होते हैं उनसे, कैल्शियम फास्फेट है उससे मिलके बना होता है। तो सबसे कठोर अंग क्या हो जाता है? सबसे कठोर अंग हो जाता है दांत। सबसे बाहरी परत कौन सी है? दांतों की इनेमल। वो किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो कि बहुत ज्यादा मजबूत होता है। तो सबसे कठोर अंग क्या हो जाएगा? ये मत लगा के आ जाएगा कि जान की हड्डी होती है मजबूत, की पसली होती है मजबूत। दांतों का इनेमल होता है, बाहरी परत जो दांतों की होती है, जो दिखती है वो। और वो बनी किससे होती है? कभी कभी ये भी सवाल आ जाता है, तो वो कैल्शियम फास्फेट से बनी होती है। क्लियर? चलिए, मानव शरीर का सबसे कठोर अंग दांतों का इनेमल। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? बहुत सरल क्वेश्चन है यार, जल्दी बता दीजिए। बताइए असहयोग आंदोलन किसके कारण वापस लिया था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1 अगस्त 1920 से। महात्मा गांधी ने शुरू किया असहयोग आंदोलन। और किस घटना के कारण वापस ले लिया था? बताइए, चौरा चौरी, जलियांवाला, साइमन कमीशन, भारत छोड़ो। बिल्कुल सही, चौरा चौरी की घटना जो कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को हुई थी। कहाँ की ये घटना है? ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश की घटना है, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों को सहित जो भीड़ है उसने थाना जला दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। और चूंकि गांधी जी ने ये जो आंदोलन शुरू किया था सहयोग, वो अहिंसात्मक रूप से शुरू किया था, अहिंसा का साथ लेके किया था। और जब 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में ये घटना हुई चौरा चौरी की, कि जब भीड़ ने पुलिस कर्मियों को थाने सहित जिंदा जला दिया, तो गांधी जी ने उससे दुखित होकर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। आप सबको ये घटना पता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौरा चौरी। ये डेट याद रखिएगा, 4 फरवरी 1922 को ये घटना हुई थी। देखिए, एक चीज और बता दूं, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि 5 फरवरी है या 4 फरवरी है। लूसेंट वगैरह में देखने में ये 5 फरवरी मिलती है, लेकिन एनसीईआरटी में देखने में ये डेट 4 फरवरी मिलती है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा ज्यादा, और इस बहस में मत पड़िएगा कि 4 है, 5 है, कि क्या है। किसी किसी बुक्स में 4 दिया रहता है, एनसीईआरटी में 4 दिया हुआ है, तो इसलिए अभी हम फिलहाल ये मान के चल रहे हैं कि 4 फरवरी है। लूसेंट वगैरह में कहीं कहीं 5 भी देखने मिलता है। क्लियर? और ये कहाँ की घटना है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश की घटना है, जिसमें कितने पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था भीड़ ने? 22। सिंधी भाषा, कौन सी? सिंधी भाषा। सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में की भाषाओं में कब शामिल किया गया? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची आप सबको पता है किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, जिन्हें अनुसूचियां पढ़ना है वो पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें अनुसूचियों से संबंधित एक अलग से वीडियो बनाया गया है। लास्ट में एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा दी गई है, पॉलिटी के हर टॉपिक से रिलेटेड उसमें वीडियो है, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस है।
तो जाइए जल्दी से देख के आ जाइए, पॉलिटी कवर हो जाएगी। संविधान संशोधन भी है उसमें, संविधान के भाग भी है उसमें, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कवर है। उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हर टॉपिक से रिलेटेड 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट के वीडियो है। 2x की स्पीड में लगाइए, सारे एमसीक्यू सॉल्व करके आ जाइए। एग्जाम हॉल में पॉलिटी से रिलेटेड कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। जिन्हें हिस्ट्री में प्रॉब्लम है, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट जाइए एग्जाम डायरी के यूट्यूब चैनल पे, उसमें देखिएगा प्लेलिस्ट में हिस्ट्री पड़ी है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हर टॉपिक से है, जाइए वो एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए, हिस्ट्री में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। पंचायती राज का एक अलग से वीडियो बना के डाला गया 1 घंटे का, उसमें पहले कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर बाद में एमसीक्यू प्रैक्टिस है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। जाइए चैनल के सारे वीडियो देख लीजिए, सब क्लियर है। तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, कब किया गया वही पूछा है कि 21वें संविधान संशोधन, 92, 93, 89, बताइए। आप सबको पता है कि 21वां संविधान संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन हुआ कब? 1900, बताइए 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में हुआ। इसके द्वारा सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसी से रिलेटेड कुछ और संविधान संशोधन हुए, जैसे 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। इसके अंतर्गत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को शामिल किया गया। 2003 में हुआ था 52वां संविधान 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का हुआ 2003 में। बोडो डोगरी मैथिली संताली इसको ऐड किया गया। तो ये थोड़ा सा एक बार याद कर लीजिएगा, मतलब देख लीजिएगा, रिवीजन के लिए बोला है मैंने। देखिए यहाँ इसने सिंधी पूछा कि सिंधी भाषा को कब शामिल किया गया, तो हम तो लगा देंगे कि हाँ सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा शामिल किया गया 8वीं अनुसूची में, ठीक है। लेकिन सिर्फ सिंधी बस इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बाकी लैंग्वेजेस भी तो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैंने ये यहाँ लिख दिया कि याद रखिएगा कि 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को शामिल किया गया 8वीं अनुसूची में। 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को शामिल किया गया। तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी कब शामिल हुए? 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। 52वां संविधान संशोधन 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2003 में, और इसमें 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो एक क्विक रिवीजन था यहाँ पे, क्योंकि भारतीय भाषाओं से सवाल पूछता है। तो यही जैसे सवाल पूछा था कि सिंधी को कब शामिल किया गया, तो हमने आंसर क्या लगा दिया? सिंधी को शामिल किया गया 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा। लेकिन अगर पूछता कि 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 द्वारा कौन सी भारतीय भाषाएं शामिल की गई, तो वो थी कौन सी? बोडो, डोगरी, डोंगरी, मैथिली और संथाली। और मैथिली तो बिहार से रिलेट करती है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, मैथिली और संथाली। तो याद रखिएगा 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा क्या जोड़ी गई? सिंधी। 52वां संविधान संशोधन 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 द्वारा क्या जोड़ी गई? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और 71वां संविधान संशोधन जो हुआ 1992 उसके द्वारा क्या जोड़ी गई? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। क्लियर? चलिए यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे इसीलिए एक जगह सारी चीज आपको बता दी गई है। 21वें द्वारा सिंधी, 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। चलिए 8वीं अनुसूची खत्म। काजरी लोक नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है? बताइए। जो काजरी लोक नृत्य है वो किससे संबंधित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात। बताइए काजरी लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? बेसिकली जो काजरी लोक नृत्य है यूपी और बिहार से संबंधित है, यूपी और बिहार से संबंधित है। यूपी का जो अवध क्षेत्र है, अवध क्षेत्र, वहां ये सबसे ज्यादा गाया जाता है। दूसरी चीज सावन के महीने में गाया जाता है, याद रखिएगा। कब गाया जाता है? ये सावन के महीने में गाया जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो काजरी, क्योंकि सावन चल रहा है, अभी एग्जाम भी सावन में ही होने वाले हैं, तो पता चले पूछ ले, चलो भैया सावन के गीत गाओ आके। तो काजरी लोक नृत्य किस प्रदेश से, प्रदेश पूछा गया है, किस प्रदेश से संबंधित है? तो ऑप्शन में चूंकि क्या दिया हुआ है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का जो अवध क्षेत्र है वहां काजरी नृत्य होता है। और कौन से महीने में होता है? कभी कभी ये सवाल भी आ जाता है, कौन से महीने में किया जाता है? तो सावन महीने में गाया जाता है, ये लोक नृत्य किया जाता है। क्यों? क्योंकि लोक नृत्य है, ये नृत्य, याद रखिएगा। कभी कभी ऐसे भी सवाल आ जाते हैं कि जो काजरी है वो क्या है? लोक गायन है, लोक नृत्य है, लोक चित्रकला क्या है? तो याद रखिएगा ये एक लोक नृत्य है। आते हैं ऐसे सवाल, काजरी दे देगा और लिख देगा ये क्या है? लोक नृत्य है, लोक गीत है, लोक चित्रकला है। तो याद रखिएगा ये एक लोक नृत्य है। क्लियर? कहाँ का है? स्पेसिफिकली यूपी और बिहार में होता है, सावन में किया जाता है।
उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्रों में सबसे ज्यादा। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बताइए। वुलर झील, पुलिकट झील, चिल्का झील, सांभर झील, जल्दी बताइए। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, बिल्कुल सही, वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, बिल्कुल सही, खारे पानी की कौन सी है? खारे पानी की चिल्का है। ये तो जान लिया। अब आप मुझे कमेंट करिए कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? मैं विश्व का पूछ रही हूँ, इसने भारत का पूछा था कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो हमने जाना वुलर है और सबसे बड़ी खारे पानी की चिल्का है। लेकिन आप कमेंट करिए विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। वुलर झील जम्मू कश्मीर में। पुलिकट आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु सीमा पर। सांभर झील राजस्थान में। अगला है मनुष्य का जिगर। जिगर मतलब यहाँ दिया हुआ है लीवर के लिए। लीवर के लिए बोला गया है। मनुष्य के लीवर में बनने वाला जो पित्त है वो कहाँ संग्रहित होता है? बताइए, मनुष्य के लीवर में जो पित्त बनता है, जो पित्त बन रहा है, वो कहाँ संग्रहित होता है? गॉल ब्लैडर में, पेट में, बड़ी आंत में, लीवर में। मनुष्य के लीवर में बनने वाला जो पित्त है वो कहाँ संग्रहित होता है? तो मनुष्य के जो लीवर में बनने वाला पित्त है वो पित्ताशय, पित्ताशय बोलते हैं, इसी को बोलते हैं गॉल ब्लैडर। पित्ताशय में संग्रहित होता है और इसी को कहा जाता है गॉल ब्लैडर। तो जो पित्र है वो कहाँ, सबसे पहले सवाल है, तो पित्र बनता कहाँ है? लीवर में बन रहा है। वहां कहाँ संग्रहित हो रहा है? गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में। क्लियर? चलिए अगला सवाल, थोड़ा सा तेज चलते हैं, सवाल बहुत ज्यादा है। मंजूषा आर्ट को जीआई टैग कब मिला? बताइए। मंजूषा आर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब मिला जीआई टैग? 2018, 19, 21, 23, बताइए। भागलपुर की एक लोक कला है, बताइए। ये जो लोक कला, ये जो मंजूषा आर्ट है वो बेसिकली बिहुला और बिशहरी की लोक कथा पर आधारित है। बिहुला बिशहरी है, जो लोग वहां से होंगे वो समझ पा रहे होंगे, वहां की लोक कथा एक बहुत प्रचलित है, उससे संबंधित है। और मंजूषा आर्ट है कहाँ का? बिहार के भागलपुर का है। बिहार के भागलपुर का है और इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। लोक कला है बेसिकली। इसे कब जीआई टैग मिला? बताइए मंजूषा आर्ट को। 14 सितंबर 2021। 14 सितंबर 2021 को मंजूषा आर्ट को, जो भागलपुर से रिलेट करती है, उसे जीआई टैग मिला। ये क्या है? एक लोक कला है, याद रखिएगा, लोक कला है मंजूषा आर्ट। तो मंजूषा आर्ट को जीआई टैग कब मिला? मंजूषा आर्ट को जीआई टैग मिला 14 सितंबर 2021 को। मधुबनी पेंटिंग यानी मिथिला पेंटिंग को कब मिला था? 2007 में, जो हम पढ़ चुके हैं। और मंजूषा आर्ट को कब मिला? 14 सितंबर 2021 को। मंजूषा आर्ट बिहार के कौन से जिले से संबंधित है? तो भागलपुर से संबंधित है। ये क्या है? एक लोक कला है। तो मंजूषा आर्ट के कहाँ से संबंधित है? भागलपुर से, याद रखना है। मतदान की आयु को 18 वर्ष करने वाला संशोधन कौन सा था? मतदान की आयु को 21 से 18 किया गया था। 21 साल से घटाकर 18 वर्ष मतदान की आयु की गई थी। किस संविधान संशोधन द्वारा? जल्दी बताइए। 61वां, 54वां, 62वां, 44वां? जल्दी बताइए, मतदान की आयु कब की गई? कब? बिल्कुल सही, मतदान की आयु कम की गई थी 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा। 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान करने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो 18 वर्ष कब किया गया? 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष, 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए, बहुत सरल क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा, लेकिन जो बताने वाली हूँ वो कठिन। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही, लाल नहीं बताओ, बताइए लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को। क्यों? क्योंकि जो इसकी सतह पर, जो उसकी सतह है उस पर पाया जाता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, इसके कारण जो इसकी मिट्टी है वो लाल होती है और इसी लाल मिट्टी के कारण इसको कहा जाता है लाल ग्रह। इसी के कारण इसको क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। क्लियर? तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। क्यों? क्योंकि इसकी सतह पर क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है और इसी आयरन ऑक्साइड के कारण जो उसकी सतह है वह मिट्टी है वो लाल होती है। तो लाल ग्रह किसे कहा गया? मंगल को। क्यों? क्योंकि उसकी सतह की मिट्टी लाल होती है। किसके कारण होती है? आयरन ऑक्साइड के कारण होती है। पाइका क्या है? जल्दी बताइए। पाइका बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। लोक चित्रकला है, लोक नृत्य है, संगीत वाद्य है, लोकगीत, क्या है पाइका? जल्दी बताइए। पाइका झारखंड और उड़ीसा राज्यों में, झारखंड और उड़ीसा, यहाँ किए जाने वाला एक मार्शल आर्ट नृत्य है। उड़ीसा, यहाँ क्या किया जाने वाला है? एक मार्शल आर्ट के फॉर्म में ये नृत्य किया जाता है। मार्शल
आर्ट के फॉर्म में ये डांस किया जाता है पाइका। मार्शल आर्ट के फॉर्म में क्या होता है पाइका? डांस होता है एक, उसमें पारंपरिक रूप से जो सैनिक है, सैनिकों का वेशभूषा रख के, भाले लेके और ये सारी चीजें लेके, ढाल लेके डांस किया जाता है। तो पाइका बेसिकली क्या है? ये एक मार्शल आर्ट टाइप का एक लोक नृत्य है। मार्शल आर्ट टाइप का लोक नृत्य है जिसमें नृत्य करने वाले क्या करते हैं? सैनिकों की वेशभूषा धारण करते हैं, भाले लेते हैं और ढाल बनाते हैं और उसके अनुसार वो नृत्य करते हैं। तो पाइका क्या हो जाएगा? पाइका एक लोक नृत्य है जो बेसिकली झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में ये किया जाता है। और ये किसका फॉर्म है? कभी कभी ये सवाल पूछ लेता है कि मार्शल आर्ट के फॉर्म में किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो मार्शल आर्ट के फॉर्म में किया जाने वाला नृत्य है पाइका। इसमें जो सैनिक, जो लोग होते हैं जो नृत्य करते हैं, वो सैनिकों की वेशभूषा धारण करते हैं, सैनिकों के जैसे, और ढाल लेते हैं, तलवार लेते हैं, इसके अनुसार फिर वो लोग उसको लेकर नृत्य करते हैं। तो ऐसा लगता है कि कोई मार्शल आर्ट किया जा रहा है। तो ये क्या है पाइका? लोक नृत्य। क्लियर? कहाँ किया जाता है? झारखंड और उड़ीसा में बेसिकली ये ज्यादा किया जाता है। लोक नृत्य है, ये जरूर याद रखिएगा पाइका। पृथ्वी पर 0 डिग्री अक्षांश से कौन सी रेखा गुजरती है? जल्दी बताइए, 0 डिग्री अक्षांश से कौन सी रेखा निकलती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या भूमध्य रेखा या ग्रीनविच मीडियम? जल्दी बताइए। पृथ्वी पर 0 डिग्री अक्षांश से कौन सी रेखा निकलती है? पृथ्वी पर 0, देखिए ये पृथ्वी है, यहाँ पे ऊपर क्या है? ये बीच में होती है भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश पर। यहाँ पे होती है कर्क रेखा, ये क्या है? कर्क रेखा। ये क्या है? भूमध्य रेखा। और ये क्या है? मकर रेखा। आप सबको पता है। क्लियर? तो ये क्या है? ऊपर कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा, ये मकर रेखा है। तो भूमध्य रेखा कितने डिग्री अक्षांश पे गुजर रही है? ये कितने डिग्री अक्षांश? 0 डिग्री अक्षांश पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री अक्षांश से कौन सी रेखा निकलती है? भूमध्य रेखा, यानी कि इक्वेटर। ये जब हम पृथ्वी जब पढ़ते हैं ज्योग्राफी, तो उसमें हम देखते हैं ना कि ये पृथ्वी है हमारी, इस पृथ्वी में ये 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश से कौन सी रेखा निकल रही है? भूमध्य रेखा। ऊपर कौन सी है? इसकी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। क्लियर? तो 0 डिग्री अक्षांश से कौन सी रेखा निकलती है? भूमध्य रेखा, याद रखिए। चित्र क्लियर नहीं बना उसके लिए माफी। ये है पृथ्वी, ये है 0 डिग्री अक्षांश, यहाँ ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा, यहाँ है कर्क और नीचे है मकर, और ये है भूमध्य रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश से कौन सी रेखा निकल रही? 0 डिग्री अक्षांश से निकल रही है भूमध्य रेखा। चलिए, क्लियर? 0 डिग्री अक्षांश पे कौन सी रेखा स्थित है? भूमध्य रेखा। चलिए, रोलेट एक्ट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? रोलेट एक्ट आया था जिसे कहा जाता है बिना अपील और बिना दलील का कानून। क्यों? क्योंकि उस समय जो राष्ट्रीय आंदोलन थे वो बहुत पीक पे जा रहे थे, अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत ज्यादा पीक पे हो रहे थे। तो अंग्रेजों ने एक कानून लाया कि किसी भी व्यक्ति को जेल में डाला जा सकता है और उसे न्यायाधीश के सामने पेश करने की कोई वो नहीं है, ना तो अपील होगी ना तो दलील होगी। इसीलिए बिना अपील और दलील का कानून कहा जाता है, और इसे ही कहा जाता था काला कानून। काला कानून क्यों? क्योंकि ये बिना अपील का और बिना दलील का कानून। किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल दो और ना तो उसे न्यायाधीश के सामने पेश किया जाएगा, ना तो उसे गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। अंग्रेजों का ये कानून था और इसी के विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया फिर गांधी जी द्वारा। तो रोलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? काले कानून के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन के रूप में कौन सा तत्व यूज होता है? जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसमें ईंधन के रूप में कौन सा तत्व यूज होता है? ईंधन के रूप में बताइए किसका उपयोग किया जाता है? प्लूटोनियम, थोरियम, यूरेनियम, कॉपर। बहुत सरल सवाल है। बिल्कुल सर, किसका? न्यूक्लियर, क्योंकि पूछा गया सवाल है ये। न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन में किसका उपयोग होता है? तो यूरेनियम का उपयोग होता है। लेकिन आपको ये बताना है कि भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था? कमेंट करिए। भारत का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था? का नाम कमेंट सेक्शन में बताइए। और न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा ईंधन उपयोग होता है? तो यूरेनियम को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। मौलिक अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को खत्म करने वाला संशोधन कौन सा था? संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा खत्म किया गया? बताइए। 42वां, 44वां, 61वां, 52वां? जल्दी बता दीजिए। बिल्कुल सही, संपत्ति के अधिकार को कब खत्म किया गया?
44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा के एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 300A के अंतर्गत। तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकालकर एक कानूनी अधिकार कब बनाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। इसके अंतर्गत कौन सा एक नया आर्टिकल जोड़ा गया? आर्टिकल 300A। क्लियर? तो संपत्ति के अधिकार को खत्म करने वाला संशोधन कौन? 44वां संविधान संशोधन 1978। और इसके अंतर्गत क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार को कानून मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया और एक नया आर्टिकल आया, आर्टिकल 300A। याद रखिएगा। संविधान संशोधन सारे पढ़ने हैं तो पॉलिटी की प्लेलिस्ट जाइए, मेरी वीडियो में प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन है उसमें चेक करिए, पॉलिटी लिखा हुआ है, सारे वीडियो है, इंपॉर्टेंट MCQ है, देख डालिए। पॉलिटी कवर। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य बताइए। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जल्दी बताइए। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पे राजस्थान पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा। पहला कौन सा है सबसे बड़ा? राजस्थान। दूसरा कौन सा है सबसे बड़ा? मध्य प्रदेश। तीसरा कौन सा है? महाराष्ट्र और चौथा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर। चलिए, झिझिया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? बताइए, झिझिया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? झिझिया नृत्य बेसिकली मिथिला में दुर्गा पूजा के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है झिझिया नृत्य? झिझिया नृत्य दुर्गा पूजा के अवसर पर किया जाता है मिथिला वाले रीजन में। तो ये याद रखिएगा। अभी ये चर्चा में भी खूब रहा था झिझिया नृत्य, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा है कि झिझिया नृत्य कहाँ किया जाता है? मिथिला क्षेत्र में किया जाता है दुर्गा पूजा के अवसर पर। क्लियर? चलिए, भारत में पहला सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कौन सा था? बताइए, भारत में पहला सामाजिक सुधार आंदोलन कौन सा था? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ऑप्शन है आर्य समाज, ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन। आप सबको पता है कि भारत में धार्मिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत कब से होती है? जब हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ते हैं तो हम राजा राममोहन राय जी को सबसे पहले पढ़ते हैं और उन्हीं के द्वारा बनाया गया है ब्रह्म समाज। और ये ब्रह्म समाज किससे संबंधित था? हिंदू धर्म में सुधार से संबंधित था। अंधविश्वास कुरीतियों के प्रति जो विरोध था उससे संबंधित था ये ब्रह्म समाज। और आप बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? जल्दी बताइए। पहला सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कौन सा था? पहला सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। क्लियर? और ब्रह्म समाज की चलिए बताइए स्थापना कब हुई? ब्रह्म समाज की स्थापना तो आप सबको पता है राजा राममोहन राय ने की थी। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की कर्नल अलकॉट और मैडम ब्लडवर्थ। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी। क्लियर? तो पहला धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज। स्थापना आप बताएंगे। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? जल्दी बताइए। जहां मैरियाना गर्त है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कहाँ है? जहां मैरियाना ट्रेंच है। बताइए। अटलांटिक, हिंद, प्रशांत, बताइए कहाँ सबसे गहरा महासागर कौन सा है? बिल्कुल सही, प्रशांत महासागर। और इसी महासागर में पाया जाता है मैरियाना गर्त, मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना गर्त। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन? विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। यहीं पाया जाता है दुनिया का सबसे ज्यादा गहरा स्थान मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना गर्त। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर ठोस नहीं रहती है? कौन सी ऐसी धातु है जो कमरे के टेम्परेचर पर ठोस नहीं रहती? ठोस नहीं रहती बोला। ऑप्शन है सोना, लोहा, मरकरी, एल्यूमिनियम। जो कमरे के टेम्परेचर पर ठोस नहीं रहती, बिल्कुल सही, पारा। पारा यानी मरकरी ऐसी धातु है जो कमरे के टेम्परेचर पर ठोस नहीं रहती है। कौन सी? पारा। शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? बताइए, शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है भोर का तारा, शाम का तारा, लाल ग्रह, सुंदर ग्रह। बिल्कुल सही, शुक्र ग्रह को कहा जाता है भोर का तारा, लेकिन कारण महत्वपूर्ण है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जब सूर्य उगता है जिस पूरब दिशा में, जब सूर्य उगता है तो उसी दिशा में पाया जाता है शुक्र। जिस दिशा में सुबह सूरज उगता है उसी दिशा में शुक्र पाया जाता है। और सुबह सूर्य की रोशनी हल्की होती है तो उस रोशनी में जो शुक्र है वो दिखता है, इतना चमकीला होता है कि सूरज की रोशनी में भी जो सुबह भोर का टाइम होता है उसमें ये चमकीला होने के कारण ये दिखता रहता है थोड़ा सा। तो इसीलिए इसे कहा जाता है भोर का तारा, क्योंकि जब भोर होती है और सूरज उगता है तो उस समय भी इतना ज्यादा चमकीला होता है कि ये दिखता होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है भोर का तारा। क्लियर? चलिए,
ऑपरेशन अभ्यास का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया, मैं बता चुकी हूँ अभी। ऑपरेशन अभ्यास मैंने बताया था कि मॉक ड्रिल से संबंधित था। कब की हुआ था? 7 मई 2025 को पूरे देश में मॉक ड्रिल करवाई गई। 7 मई 2025 को पूरे देश में मॉक ड्रिल ब्लैकआउट करवाया गया था। और ये किस मंत्रालय से था, मैंने बताया था। बताइए आप किस मंत्रालय से संबंधित था ये? बिल्कुल सही, गृह मंत्रालय से। गृह मंत्रालय द्वारा ये करवाया गया था। तो ऑपरेशन अभ्यास का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा करवाया गया? गृह मंत्रालय द्वारा। ऑपरेशन अभ्यास किससे संबंधित है? याद रखिएगा, किसी देशों की मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, ये मॉक ड्रिल से संबंधित। ठीक है, ऑपरेशन अभ्यास। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, जल्दी बताइए, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है हिमालय, एंडीज, पश्चिम कॉर्डिलेरा, मध्य अंटार्कटिका। बिल्कुल सही, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ है? एंडीज, जो कौन से कॉन्टिनेंट में है? दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में। दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है एकांकागुआ। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है एकांकागुआ। अगर पूछा है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, तो हो सकता है पूछ ले कि एंडीज जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उसकी सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। और ये कौन से कॉन्टिनेंट का हिस्सा है? ये दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी का नाम है एकांकागुआ। चलिए, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? बताइए, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच? कर्नाटक तमिलनाडु, केरल आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र कर्नाटक या कर्नाटक तेलंगाना? बताइए, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? बताइए जल्दी। कावेरी जल विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है कावेरी जल विवाद, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है विषय। राज्य पूछ लेता है कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? कर्नाटक और तमिलनाडु। ज्यादा डिस्क्रिप्टिव में नहीं जाएंगे, सवाल बहुत ज्यादा है, अपने को मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस करनी है। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम किन दो नदियों से लिया गया है? आप सबको पता है ब्रह्मोस मिसाइल बनाने में किन दो देशों की भूमिका रही? ब्रह्मोस मिसाइल किन्होंने बनाया है? भारत और रूस ने मिलकर बनाया है ब्रह्मोस मिसाइल। भारत का डीआरडीओ और रूस की स्पेस कंपनी है, इनका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है ब्रह्मोस को बनाने में। तो ब्रह्मोस मिसाइल का नाम किन दो नदियों के बीच नाम पे है? भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कोवा नदी के नाम पर। ब्रह्मोस, एक चीज समझिए, ब्रह्मोस मिसाइल बनाने में किन दो देशों का महत्वपूर्ण योगदान? हमारे भारत के डीआरडीओ का और रूस की स्पेस एजेंसी है उसका। तो रूस और भारत का योगदान। तो ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भी किन दो देशों के नाम पे होगा? बताइए, किन दो देशों की नदियों के नाम पे होगा? ऑब्वियस सी बात है, रशिया और भारत। तो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत की और मस्कोवा नदी है रूस की। इन्हीं दो नदियों के नाम पे ब्रह्मोस मिसाइल का नाम पड़ा है, याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र और मस्कोवा। ब्रह्मपुत्र नदी है भारत की और मस्कोवा नदी है रूस की। मिनी संविधान के नाम से कौन सा संशोधन जाना जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है, कंफ्यूज मत होइएगा। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से कौन सा संविधान संशोधन जाना जाता है? 44वां, 42वां, 52वां, 61वां? बिल्कुल सही, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसे जाना जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, क्योंकि इस संविधान संशोधन में इतने सारे नए बदलाव किए गए थे कि इसके मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही कहा जाने लगा। क्या क्या बदलाव किए गए थे, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है। हमारे भारत की संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, और बहुत सारे परिवर्तन हुए थे। इसी वजह से इसे कहा जाने लगा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बहुत सारी नई चीजें ऐड ऑन हुई, बहुत सारी संविधान में परिवर्तन हुआ, इसी वजह से कहा जाने लगा 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आप पढ़ चुके हैं कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा क्या किया गया? 18 वर्ष कर दी गई मतदान करने की आयु, 21 वर्ष से घटा के। ठीक है, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976। पेरिस ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? बताइए, बता चुकी हूं मैं। पेरिस ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे? बिल्कुल सही, 6 पदक, जिसमें से 1 क्या था? रजत, और 5 क्या थे?
कांस्य पदक, मैंने नाम भी बताए हैं सबके आपको। रजत पदक किसने जीता था? रजत पदक जीता था नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में। कांस्य पदक में से मनु भाकर, अमन शेहरावत, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुसाले, भारत की पुरुष हॉकी टीम, वो उन्होंने कांस्य पदक जीता था। क्लियर? चलिए ये जान लीजिएगा कि कौन किस खेल से संबंधित है, पूछ लेता है पेरिस ओलंपिक्स में। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? 42वें, 44वें, 73वें, 61वें? बताने की जरूरत है क्या? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसी के अंदर जोड़ी गई 11वीं अनुसूची। इसी के अंतर्गत क्या जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, याद रखिएगा। कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब मिला? 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं? इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट्स। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमंगल गीत किस अवसर पर किया जाता है? सुमंगल गीत गाया जाता है, आपको बता दें, विवाह के अवसर पर। सुमंगल गीत विवाह के अवसर पर गाया जाता है जब दूल्हे का गृह में प्रवेश होता है या दूल्हा दुल्हन का गृह प्रवेश होता है। उस समय क्या गाया जाता है? उस समय गाया जाता है सुमंगल गीत, दूल्हा दुल्हन के गृह प्रवेश के शुभ अवसर पर जब बारात आती है। क्लियर? चलिए सुमंगल नाम से ही क्लियर है सुमंगल। 1857 के विद्रोह के समय कौन सा ब्रिटिश प्रधानमंत्री था? 1857 का जब विद्रोह हुआ था भारत में, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है चर्चिल, पॉम्स्टन, लॉर्ड तुम्हें लगाने नहीं चाहिए, एटली और चर्चिल। बताइए कौन सा प्रधानमंत्री था 1857 के विद्रोह के समय? इसका रियल नाम था हेनरी जॉन टेम्पलेट, इसे पॉम्स्टन के नाम से भी जाना जाता था। तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पॉम्स्टन। ठीक है। और कभी कभी पूछ लेता है, अगर मान लीजिए इसका पूरा नाम भी पूछ लिया तो पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, हेनरी जॉन टेम्पलेट। इट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, बट लिख लीजिए, मान लीजिए कभी पॉम्स्टन ना दिया तो हेनरी जॉन टेम्पलेट। ठीक है। तो ये इसका पूरा नाम था हेनरी जॉन टेम्पलेट, याद रखिएगा। पानी पी लूं यार, एक सेकंड, थक गए बोलते बोलते। 1857 के विद्रोह के समय कौन था ब्रिटिश प्रधानमंत्री? पॉम्स्टन था, हेनरी जॉन टेम्पलेट था। थैंक यू। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय कौन था? हेनरी जॉन टेम्पलेट उसका पूरा नाम था, वैसे उसको पॉम्स्टन के नाम से भी जाना जाता था। क्लियर? चलिए अगला सवाल, वर्ली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? बताइए वर्ली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा? वर्ली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? बताइए। वर्ली बेसिकली एक जनजाति है, उसी के द्वारा ये बनाई जाने वाली चित्रकला है, इसका आपको याद रखना है। वर्ली चित्रकला बेसिकली क्या है? ये महाराष्ट्र की पारंपरिक आदिवासी कला है। महाराष्ट्र की पारंपरिक आदिवासी कला है जो किस जनजाति द्वारा की जाती है? वर्ली जनजाति द्वारा की जाती है। तो वर्ली चित्रकला क्या है? वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र की पारंपरिक आदिवासी कला है और ये वर्ली जनजाति द्वारा बनाई जाने वाली है। तो वर्ली चित्रकला किससे संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित। क्लियर? आदिवासी कला है बेसिकली, इसे वर्ली जनजाति है जो पश्चिमी सह्याद्री का जो रेंज है वहां ये जनजाति पाई जाती है। पश्चिमी सह्याद्री वाले रेंज, उत्तरी पश्चिमी जो सह्याद्री रेंज है वहां पे, तो वहां पे वर्ली चित्रकला वर्ली जनजाति द्वारा की जाती है। ये एक आदिवासी कला है। नाटी लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? बताइए। जो नाटी लोक नृत्य है वो कहाँ का है? हरियाणा का है, हिमाचल प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है, राजस्थान का है? बताइए नाटी लोक नृत्य कहाँ का है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इसका नाम सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में है इसका नाम, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम है सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में, सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में, लोक नृत्य के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम है। तो नाटी बेसिकली किया जाता है हिमाचल प्रदेश में, ये याद रखिएगा। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसके नाम क्या रिकॉर्ड है? ये सबसे बड़ा लोक नृत्य है। तो सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में भी
ये गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में अंकित है। और कहाँ किया जाता है नाटी? नाटी किया जाता है हिमाचल प्रदेश के रीजन में। क्लियर? और इसके याद रखिएगा, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है। आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की? बता चुकी हूं मैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? बताइए बताइए, किसने की थी आर्य समाज की स्थापना? बिल्कुल सही, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी 1875 में। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या की थी? आर्य समाज की स्थापना। और कब की थी? 1875 में की थी, याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आत्मारंग पांडुरंग प्रार्थना समाज से संबंधित है। मैडम ब्लैडरवस्की थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित है। क्लियर? चलिए, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में। डीएनए का पूरा नाम बता चुकी हूँ। डीएनए का पूरा नाम जब पढ़ाया था कि डीएनए की खोज किसने की थी, तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर? तो डीएनए का पूरा नाम याद रखिएगा। और डीएनए की खोज कब हुई, किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने की थी 1953। चलिए, अगला सवाल, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? आप सबको पता है, जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है मोहम्मद बिन तुगलक का। दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का नाम इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसने बहुत सारे प्रयोग नए किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक, उसने कृषि के लिए कई विभाग बनाए, उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, उसने राजधानी दिल्ली से कहाँ परिवर्तित की थी? दौलताबाद। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था जिसमें उसने तांबे के सिक्कों का उपयोग किया था। कभी कभी पूछ लेता है कि सांकेतिक मुद्रा में मोहम्मद बिन तुगलक के किसके सिक्कों का प्रयोग हुआ था? तो तांबे के सिक्कों का प्रयोग हुआ था, याद रखिएगा। क्लियर? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? बताइए। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। और सांकेतिक मुद्रा में उसने किस किस धातु के सिक्कों का उपयोग किया था? तो तांबे के सिक्के के धातु का उपयोग किया था। और इसने क्या क्या किया था? तो आप सबको पता है, इसने कृषि में सुधार के लिए एक विभाग बनाया, इसने अपनी राजधानी परिवर्तित की दिल्ली से दौलताबाद। हालांकि इसके कई सारे प्रयास असफल भी रहे थे, लेकिन इसे उस समय का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी माना जाता है, पढ़ा लिखा शासक भी माना जाता है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। ठीक है, ये तो हो गया मोहम्मद बिन तुगलक। अगला, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? जल्दी बताइए। आत्माराम पांडुरंग, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, मैडम ब्लैडरवस्की। बिल्कुल सही, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्मारंग पांडुरंग जी ने 1867 में। और स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की। दयानंद सरस्वती जी ने अभी बताया आर्य समाज की स्थापना 1875। और मैडम ब्लैडरवस्की और कर्नल एल्कॉट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी। क्लियर? जितना ज्यादा रिवीजन कर लेंगे उतना सही है। तो क्या समझ में आया? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने की थी। पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं? बताइए, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? बताइए, कारण क्या है दिन रात होने का? पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? बताइए। वर्ष में एक बार घूर्णन के कारण, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है इसके कारण, पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा के कारण, या गुरुत्वाकर्षण के कारण? क्या आंसर लगा के आएंगे आप? बताइए। मान लीजिए यही सवाल आ गया तो आंसर क्या लगाएंगे? जल्दी बताइए। आपको पता है कि पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूमती है, घूर्णन करती है, और घूर्णन करती है, इसी कारण से दिन और रात होते हैं। कहते हैं ना कि सूरज कहीं नहीं जाता है, हम कहते हैं सूरज उगता है, सूरज ढलता है, सूरज कहीं नहीं जाता है, सूरज वहीं है। जो हमारी पृथ्वी है वो घूम रही होती है, तो हमारी पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज के सामने आता है वहां दिन हो जाता है, और जो हिस्सा सूरज घूम के सूरज के पीछे आ जाता है तो वहां रात हो जाती है। तो क्या कहा जाता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। तो उस घूर्णन करने के दौरान जो सूर्य की रोशनी जिस हिस्से में पड़ती है उस पृथ्वी के भाग के हिस्से पे दिन होता है, और घूर्णन करते हुए पृथ्वी का जो हिस्सा घूम के पीछे चला जाता है वहां पे रात हो जाती है। दिन और रात क्यों होते हैं? पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूर्णन करने के कारण। उस घूर्णन के दौरान सूर्य के सामने वाला हिस्सा जहां सूर्य की रोशनी पड़ती है वहां दिन होता है, और जो हिस्सा घूम के सूरज के पीछे आ जाता है वहां रात हो जाती है। पृथ्वी के अपने अक्ष में घूर्णन करने के कारण दिन और रात होते हैं। भारत का पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता था? पेरिस ओलंपिक्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पेरिस ओलंपिक्स 2024। पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता था? पेरिस ओलंपिक 2024 जो हुआ उसमें पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता था? बताइए। ऑप्शन है आपके सामने, नीरज चोपड़ा ने, अमन शहरावत ने, मनु भाकर ने, स्वप्निल गोसाले ने। बताइए। पेरिस ओलंपिक 2024 में आप सबको पता है जो पहला पदक है वो मनु भाकर ने जीता था, 10 मीटर एयर पिस्टल के लिए कांस्य पदक।
10 मीटर एयर पिस्टल के लिए क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था, याद रखिएगा। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला पदक किसने जीता था? मनु भाकर ने जीता था। ये किससे संबंधित है? 10 मीटर एयर पिस्टल से संबंधित है। और कौन सा पदक मिला था इन्हें? कांस्य पदक मिला था। एक चीज और, इनके गेम्स याद रखिएगा, जैसे नीरज चोपड़ा को सिल्वर मिला, ये जेवलिन थ्रो से संबंधित है। अमन सहरावत कुश्ती से संबंधित है। और ये याद रखिएगा कि ओलंपिक के इतिहास में भारत में सबसे कम उम्र में ओलंपिक पदक जीतने वाले अमन सहरावत है भारत में। इससे पहले पीवी सिंधु थी, तो इसके बाद पीवी सिंधु का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अमन सहरावत अब सबसे कम उम्र में ओलंपिक पदक जीतने वाले व्यक्ति हो गए हैं। ये किससे संबंधित है? कुश्ती से। स्वप्निल कुशाली राइफल से, निशानेबाजी से संबंधित है। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो भारत का पहला पदक किसने जीता था? मनु भाकर ने, कांस्य पदक 10 मीटर एयर पिस्टल। क्लियर? भवाई नृत्य किस राज्य में किया जाता है? बताइए। जो भवाई है वो कहाँ किया जाता है? जो भवाई है वो मैं आपको बता दूं, वो बेसिकली 2 राज्यों में बहुत ज्यादा किया जाता है। राजस्थान की कुछ जातियां हैं जैसे मीना है, ये करती हैं। और जो गुजरात है, वहां जो कच्छ का जो क्षेत्र है, गुजरात का जो कच्छ का क्षेत्र है, वहां ये भवाई नृत्य खूब किया जाता है। आपने देखा होगा कि महिलाएं अपने सर पे ऐसे वो मटका रख के, ऐसे तलवार रख के डांस करती है ना, उसी को कहते हैं भवाई नृत्य। आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो टीवी में देखा होगा। महिलाएं रहती हैं अपने घड़े में मटके एक के ऊपर एक रखे रहती हैं। कुछ महिलाएं अपने सर पे तलवार रख के डांस करती हैं, उसी को कहते हैं भवाई नृत्य। वही कहलाता है क्या? भवाई नृत्य कहलाता है। राजस्थान की जैसे मीना जाती है, जार जाती है, ये बहुत ज्यादा ये लोग करते हैं ये वाला डांस। तो किससे संबंधित हो गया लोक नृत्य? पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। ऑप्शन में राजस्थान है, तो राजस्थान इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, भवाई लोक नृत्य है। पूछ लेता है ना क्या है भवाई? लोक नृत्य है, लोकगीत है, लोक चित्रकला है, लोक गायन है। तो लोक नृत्य है भवाई। कहाँ किया जाता है? राजस्थान और गुजरात के एरिया में किया जाता है। किस मुगल शासक को आलमगीर के नाम से जाना जाता है? बताइए। कौन सा मुगल शासक है जिसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है, प्लस जिसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, जिसे जिंदा पीर भी कहा जाता है? ऑप्शन है बाबर, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। ज्यादा समय लेने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है कि आलमगीर, अगर ना भी पता हो तो जिंदा पीर आप सबको पता है किसे कहा जाता है? औरंगजेब। और औरंगजेब को ही आलमगीर के नाम से जाना जाता था। क्लियर? चलिए, दयानंद सरस्वती जी ने किसका विरोध किया था? दयानंद सरस्वती जी ने, आप सबको पता है, आर्य समाज की स्थापना की। कब की? आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 1875 में की। ठीक है, 1875 में की। इन्होंने बेसिकली हिंदू धर्म में जो भी आडंबर थे, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, इन सारी चीजों का, इन सारी कुरीतियों का दमन करने की कोशिश की, इन सारी कुरीतियों का विरोध किया। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, लोगों को लगेगा कि अरे दयानंद सरस्वती जी हैं, वो मूर्ति पूजा का क्यों विरोध करेंगे? लेकिन दयानंद सरस्वती जी ने जो बेसिकली हिंदू धर्म में जो कुरीतियां हैं, इन सारी चीजों में मूर्ति पूजा का विरोध किया था। जैसे ऑप्शन आएगा मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, श्राद्ध संस्कार, वेद यज्ञ, तो कई सारे लोग मूर्ति पूजा नहीं लगाएंगे, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो मूर्ति पूजा है। दयानंद सरस्वती जी ने किसका विरोध किया था? दयानंद सरस्वती जी ने मूर्ति पूजा का बेसिकली विरोध किया था। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। टिकुली आर्ट और पारंपरिक पपीयर माचे किस क्षेत्र से संबंधित है? टिकुली आर्ट कहाँ से संबंधित है? बताइए। टिकुली आर्ट और पारंपरिक पपीयर माचे कहाँ से संबंधित है? मिथिला, भागलपुर और अंगिका क्षेत्र, मगध और गया। बताइए, टिकुली आर्ट कहाँ का है? जल्दी बताइए। टिकुली आर्ट है वो कहाँ का है? टिकुली आर्ट बेसिकली जो है भागलपुर और अंगिका क्षेत्र से संबंधित है। इसमें क्या होता है ये जान लीजिए। इसमें कांच होता है, कांच को पिघलाया जाता है। कांच को पिघलाने के बाद उससे नई तरीके की वस्तुएं, नए तरीके के गहने बनाए जाते हैं। तो टिकुली आर्ट में क्या किया जाता है? कांच को पिघलाया जाता है, याद रखिएगा। इसमें क्या किया जाता है? कभी कभी पूछ लेगा, कांच को पिघलाने का जो आर्ट है वो कौन सा आर्ट कहलाता है? कांच को इसमें पिघलाया जाता है टिकुली आर्ट में। तो टिकुली आर्ट में क्या होता है? कांच को पिघलाया जाता है, कांच को पिघलाकर फिर उसे गहने, अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं, सजाने के लिए भी उसका काम किया जाता है। और ये किस क्षेत्र में होता है? भागलपुर और अंगिका क्षेत्र में होता है, बिहार के। क्लियर? तो टिकुली आर्ट कहाँ का है? भागलपुर का है। टिकुली आर्ट किससे संबंधित है? तो कांच को पिघलाने से संबंधित। चलिए, अगला सवाल। इलेक्ट्रिक करंट की इकाई बताइए। इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा। विद्युत धारा की इकाई क्या है? बताइए। आपके सामने ऑप्शन है वोल्ट, ओम, एम्पियर, वॉट। बताइए, विद्युत धारा किसकी, विद्युत धारा की इकाई क्या है? बताइए।
विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की इकाई है एम्पियर। क्या है? एम्पियर। ओम किसकी इकाई है? प्रतिरोध की इकाई। ये आपको जानना जरूरी है सारी। वोल्ट किसकी है? विद्युत विभव की। वोल्ट किसकी है? विद्युत विभव की। एम्पियर पता चल गया विद्युत धारा की है। वॉट किसकी है? पावर यानी कि शक्ति की। वॉट किसकी ऐसा इकाई है? पावर यानी कि शक्ति की। तो पूछा क्या था? इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा की क्या थी? विद्युत धारा की थी एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या था? एम्पियर था। ओम का ऐसा ही मात्रक, ओम किसका ऐसा ही मात्रक था? प्रतिरोध का। वोल्ट किसका था? विद्युत विभव का। वॉट किसका ऐसा ही मात्रक था? पावर यानी कि शक्ति का। क्लियर? चलिए सवाल आएंगे इससे। पावर का ऐसा ही मात्रक, शक्ति का ऐसा ही मात्रक वॉट, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर, ओम का प्रतिरोध और विद्युत विभव का वोल्ट। मोहिनी अट्टम कहाँ किया जाता है? बताइए। मोहिनी अट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है भारत का, वो कहाँ किया जाता है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। बिल्कुल सही, मोहिनी अट्टम किया जाता है केरल में। और केरल में एक और शास्त्रीय नृत्य किया जाता है कथकली। कथकली कहाँ किया जाता है? कथकली और मोहिनी अट्टम किए जाते हैं केरल में। कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ किए जाते हैं? केरल में किए जाते हैं, याद रखिएगा। तमिलनाडु में क्या किया जाता है? तमिलनाडु में किया जाता है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम कहाँ होता है? तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में कौन सा होता है? आंध्र प्रदेश में होता है कुचिपुड़ी। तो ये शास्त्रीय नृत्य है जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो मोहिनी अट्टम कहाँ होता है? केरल में होता है, ये बात आपको याद रखनी है। और कथकली भी केरल में ही किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य। हास्य गैस, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। बताइए लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, लाफिंग गैस कहा जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड को। किसे कहा जाता है लाफिंग गैस? किसे कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है N2O। बेसिकली रंगहीन होती है ये गैस, मीठी गंध होती है इसकी हल्की। तो जब हम जैसे जैसे सांस लेते हैं ना, तो वैसे वैसे हमें हंसी आती है इस प्रोसेस में। जैसे ही हम सांस लेते हैं उसी प्रोसेस में फिर हमें उसी प्रकार हंसी भी आती है। हम जितनी बार सांस लेंगे हमें उतनी बार हंसी आएगी। तो लाफिंग गैस को कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड होती है। इसका रासायनिक सूत्र होता है N2O। ये कैसी है? बेसिकली कभी कभी पूछ लेता है, रंगहीन और मीठी गंध होती है इसकी। रंगहीन होती है और इसकी गंध कैसी होती है? मीठी गंध होती है। कभी कभी पूछ लेता है कि लाफिंग गैस की जो गंध है वो कैसी होती है? तो मीठी होती है, मीठी गंध होती है। तो हास्य गैस, लाफिंग गैस किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं। रासायनिक सूत्र क्या है? N2O। चलिए अब कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले की बुक कौन सी थी? बताइए। महात्मा जो ज्योतिबा फुले हैं उनकी बुक कौन सी थी? आप सबको पता है कि दलितों के लिए बहुत ज्यादा, दलितों के उत्थान के लिए काम करने वाले कौन थे? ज्योतिबा फुले जी। इन्होंने ही सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किन्होंने की थी? ज्योतिबा फुले जी ने की थी। सत्यशोधक समाज, कभी कभी पूछ लेता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? बालिका शिक्षा के लिए, बालिकाओं के लिए विद्यालय शुरू करने में ज्योतिबा फुले जी का बहुत बड़ा योगदान रहा था। और इन्हीं की धर्मपत्नी थी सावित्रीबाई फुले जी। वो भारत की पहली महिला शिक्षिका भी मानी जाती है। तो भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? सावित्रीबाई फुले जी। इन्हीं की धर्मपत्नी ज्योतिबा फुले जी की। ज्योतिबा फुले जी ने ही क्या किया था? सत्यशोधक समाज बनाया था। ये क्या काम किया था इन्होंने दलितों के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, छुआछूत का विरोध करने के लिए, इन सभी चीजों का अंत करने के लिए बहुत प्रयास किए। इनकी एक बहुत फेमस बुक थी, इनकी फेमस बुक थी गुलामगिरी। गुलामगिरी, जिसमें इन्होंने दलितों की जो तत्कालीन जो समस्याएं थी उनका वर्णन किया था। क्लियर? तो पूछा गया है ज्योतिबा फुले की कौन सी पुस्तक सामाजिक सुधारों पर आधारित थी? तो ज्योतिबा फुले जी की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक थी गुलामगिरी। तो वो इस पे आधारित थी, सामाजिक सुधार पे। और इन्होंने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की थी, याद रखिएगा। क्लियर? तो और भारत में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत की पहली महिला शिक्षिका इन्हीं की जो धर्मपत्नी थी सावित्रीबाई फुले। पहली स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा 1857 के स्वतंत्रता विद्रोह को किसने दी थी? पहले स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा 1857 के विद्रोह को किसने दी थी? बताइए। स्मिथ, रॉबर्ट, सावरकर, उपाध्याय। वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 के संग्राम को क्या कहा था? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। कौन? विनायक दामोदर सावरकर। क्लियर? चलिए, धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा? धर्मनिरपेक्षता का जो शब्द है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? अभी जब मैंने आपको बताया था कि 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन,
क्यों कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत बहुत सारी चीजें नई एड ऑन हुई थी संविधान में। जैसे हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। यही पंथनिरपेक्ष को कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। इसका मतलब यही है, पंथनिरपेक्ष कह लो या धर्मनिरपेक्ष कह लो। तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो कब हुआ था ये? 42वां संविधान संशोधन 1976। इसी के द्वारा क्या जोड़ा गया था? इसी के द्वारा जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष शब्द। कहा? संविधान की प्रस्तावना। क्लियर? 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 18 वर्ष, 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित और 44वें के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार। तो पंथनिरपेक्ष कब जोड़ा गया? 1976। याद रखना। इंडिया का सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता, अभी जब मैंने आपको अभी नाम बताया था सबका, तो मैंने बताया था कि भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक जीतने वाले कौन है जिन्होंने पीवी सिंधु को पीछे छोड़ दिया है इस बार पेरिस ओलंपिक में। नाम है मनु भाकर, अमन शहरावत, पीवी सिंधु या स्वप्निल कुसाले। बताइए कौन से थे? अभी जब मैंने आपको पेरिस ओलंपिक बताया था तो मैंने इनका नाम भी बताया था आपको कि इन्होंने पीवी सिंधु को पीछे छोड़ दिया है इस रिकॉर्ड में। मैंने नाम बताया था आपको, अगर आपको याद हो। बिल्कुल सही, मैंने बोला था कि अमन सहरावत ने पीवी सिंधु को पीछे छोड़ दिया है। ये सब भारत की सबसे कम उम्र में ओलंपिक पदक जीतने वाले हैं। और ये किससे संबंधित है? रेसलिंग से संबंधित है, मतलब कुश्ती से संबंधित। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था 1856 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था 1856 में। इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में कौन रही? बताइए ऑप्शन: ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और आत्माराम पांडुरंग। बिल्कुल सही, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व किया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया था। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया 1856 में। और इसके लिए महत्वपूर्ण जो प्रयास थे वो किनके रहे थे? वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के रहे। क्लियर? चलिए अगला सवाल। एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में है? बता चुकी हूं मैं। एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप? जल्दी बताइए, 1 सेकंड में बताइए। बिल्कुल सही, दक्षिण अमेरिका। और एक एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकागुआ। कौन से कॉन्टिनेंट में है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। चलिए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया? देखिए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1992 में। अधिनियम किस में आया था? 1992 में। किससे संबंधित था? पंचायती राज से। और इसी के अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्लियर? पंचायती राज से संबंधित था। लेकिन पूछा गया है लागू कब हुआ? लागू पूछा है, लागू कब हुआ? ये लागू हुआ था 1993 को। कंफ्यूज मत होइएगा, सवाल पूरा पढ़िएगा। बहुत सारे लोग लगा के आएंगे इसमें 1992, और वही जो 1992 लगा के आएंगे वो 1 नंबर से बाहर हो जाएंगे। और जिसने सवाल पूरा पढ़ा होगा कि लागू कब किया गया, ये लागू वर्ड उसको पता होगा, तो वो 1 नंबर से अंदर हो जाएगा एग्जाम में। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को कब लागू किया गया? लागू 1993 में किया गया था। और अधिनियम कब का था? अधिनियम 1992 का। क्लियर? चलिए, वातावरणीय दाब के मापन के लिए कौन सा यंत्र उपयोगी है? वातावरणीय जो दाब होता है, वातावरणीय दाब क्या होता है बताइए? पृथ्वी का किसी वस्तु पर लगाया गया दाब, मतलब पृथ्वी द्वारा, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला जो दबाव, पृथ्वी द्वारा, मान लीजिए ये वस्तु है, इस वस्तु पर पृथ्वी जो दबाव लगा रही है, दबाव, वही है वायुमंडलीय दाब। कभी कभी सवाल उठता है क्या है यार ये वायुमंडलीय दाब, क्या बार बार वही पूछता है? तो वातावरणीय दाब उसे कहते हैं कि पृथ्वी किसी वस्तु पर जो दबाव लगाती है। जैसे मान लीजिए आपके हाथ में कोई किताब होगी अभी, या आपके हाथ में फोन होगा, आपके हाथ में लैपटॉप होगा सामने, उस पर जो पृथ्वी ना दबाव लगाएगी, उसी को कहते हैं वायुमंडलीय दाब। और वायुमंडलीय दाब का मापन कैसे होता है ये पूछा गया है। मापन के लिए क्या उपयोग होता है? ऑप्शन है थर्मामीटर, बैरोमीटर, स्पीडोमीटर, हेलियोमीटर। तो पृथ्वी जो किसी वस्तु पर दबाव लगाती है उसको कहते हैं वायुमंडलीय दाब, और उसे नाम मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग होता है। उसे मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर। क्लियर? तो वातावरणीय दाब मापने के लिए किसका उपयोग? बैरोमीटर का उपयोग। ग्रीन हाउस गैसों की रानी किसे कहा जाता है बताइए?
देखिए बेसिकली क्वेश्चन घुमाया है कि रानी रानी वगैरह ऐसा शब्द कहीं वर्णन नहीं है। बेसिकली जो ग्रीन हाउस गैसें हैं आप सबको पता है कौन कौन सी है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल वाष्प है। तो ये इन सभी गैसों में क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सबसे ज्यादा मात्रा में उत्सर्जित होती है। जो जितनी ग्रीन हाउस गैसें हैं, जितनी ग्रीन हाउस गैसें पाई जाती हैं, जैसे मीथेन है, जल वाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी उत्सर्जित होती है, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में उत्सर्जित होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका उत्सर्जन सबसे ज्यादा होता है, इसका कार्बन डाइऑक्साइड का। इसीलिए इसे संज्ञा दे दी जाती है ग्रीन हाउस गैसों की रानी। क्यों? उसका कारण ये है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन सबसे ज्यादा होता है। तो ग्रीन हाउस गैसों की रानी कौन सी हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि इसका जो उत्सर्जन होता है वायुमंडल में वो सबसे ज्यादा होता है। भारत किन 3 समुद्रों से घिरा हुआ है, जल्दी बताइए। भारत किन 3 समुद्रों से घिरा हुआ है? बताइए बताइए। बंगाल की खाड़ी, ये है भारत। यहाँ क्या है? बंगाल की खाड़ी। पूरब में, पश्चिम में क्या है? अरब सागर। पश्चिम में क्या है? अरब सागर। दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। यहाँ क्या है? हिंद महासागर। तो भारत कौन से 3 सागरों से जुड़ा हुआ है? पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा है ना किन 3 समुद्रों से घिरा है, किन 3 समुद्रों से घिरा है। पूर्व में क्या है? पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में क्या है? अरब सागर और दक्षिण में क्या है? क्लियर? दिशा पूछे तो दिशा भी याद रखिएगा। तो पूरब में है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में है अरब सागर, दक्षिण में है हिंद महासागर। मधुबनी चित्रकला, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? बताना जरूरी है क्या? सबको पता है। कहाँ की है पारंपरिक लोक कला? मधुबनी चित्रकला, मिथिला पेंटिंग। जल्दी बता दीजिए, मैं नहीं बताऊंगी। जल्दी बताइए, कमेंट करिए कहाँ की है मिथिला पेंटिंग, कहाँ की लोक चित्रकला है। सत्रिया नृत्य कहाँ किया जाता है? सत्रिया जो नृत्य है वो कहाँ किया जाता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा, पंजाब। बताइए सत्रिया कहाँ किया जाता है? बिल्कुल सही, सत्रिया नृत्य किया जाता है असम में। सत्रिया नृत्य कहाँ किया जाता है? असम में किया जाता है। क्लियर? चलिए याद रखिएगा, सत्रिया कहाँ किया जाता है? असम में। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, ऊर्जा का भंडार किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, माइट्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी कॉइल। बताइए पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही, माइट्रोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? ऊर्जा का भंडार, माइट्रोकॉन्ड्रिया। क्लियर? चलिए सब रिवीजन है, कंफ्यूजन ना हो एग्जाम हॉल में, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे उतना सही है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य का आधार ग्रंथ कौन सा है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य का आधार ग्रंथ मतलब शास्त्रीय नृत्य की पारंपरिक कला कैसी होगी, शास्त्रीय नृत्य कैसे किए जाते हैं, उसका वर्णन किसमें है? जो शास्त्रीय नृत्य को एक दिशा प्रदान करता है ग्रंथ, बताइए कौन सा है वो? अभंग है, नाट्य शास्त्र है, कामसूत्र है, ब्रह्मसूत्र है। बताइए कौन सा है? नाट्य शास्त्र है। इसी को बोला जाता है 5वां वेद, इसे 5वां वेद भी माना जाता है, 5वां वेद भी इसे संज्ञा दी जाती है, नाट्य शास्त्र। और ये क्या करता है? ये जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है उनको क्या करता है? उनके नियमों के बारे में बताता है, उनके सिद्धांतों के बारे में बताता है। जो शास्त्रीय नृत्य है उनको मार्गदर्शन देता है। तो क्या है? नाट्य शास्त्र भारतीय शास्त्रीय ग्रंथ का आधार ग्रंथ। ठीक है, तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य का जो दिशा निर्देश है कि शास्त्रीय नृत्यों के बारे में वो किसमें है? नाट्य शास्त्र में। कभी पूछ ले कि 5वां वेद के रूप में भी किसे माना जाता है? तो नाट्य शास्त्र को माना जाता है। शास्त्रीय नृत्यों के बारे में गाइडलाइन देता है कि कैसे किए जाते हैं, इन सब के बारे में। सारनाथ स्तंभ में जो नीचे साइड कौन से जानवर उत्कीर्ण है? सारनाथ स्तंभ में नीचे साइड कौन से जानवर है? बताइए। इसमें 4 जानवर हैं, हाथी है, सांड है, सिंह है, घोड़ा है। और ये अलग अलग चीजें दर्शाते हैं। ये सारे जो जानवर है ना, एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये अलग अलग चीज दर्शाते हैं। जैसे जो सिंह है ना, वो दर्शाता है ज्ञान को। कभी कभी पूछ लेता है कि 4 जानवर है वो किसको दर्शाते हैं? तो जो सिंह है वो ज्ञान को दर्शाता है। हाथी दर्शाता है जन्म को। और हाथी जन्म को क्या क्यों दर्शाता है? ये जब महात्मा बुद्ध का जन्म होने वाला था तो जो उनकी माता जी थी उनको एक स्वप्न आया था। उनको ये स्वप्न आया कि एक सफेद हाथी है वो उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। तो इस वजह से जब उनको ये सपना आया कि एक सफेद हाथी है उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है, तो हाथी को जन्म का प्रतीक माना जाता है। बैल को, ये जो सांड है मतलब बैल,
इसको इसलिए इसका प्रतीक माना जाता है कि जो उनका जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का, वो वृषभ राशि के अंतर्गत माना जाता है। तो उस वृषभ राशि के कारण उनके सांड को उनके प्रतीक के रूप में जाना जाता है। और घोड़ा दर्शाता है उनके गृह त्याग को। घोड़ा घोड़ा किसको दर्शाता है? घोड़ा दर्शाता है उनके गृह त्याग को। तो एक बार ये चीजें आपको जरूर याद रखनी है कि सिंह किसको दर्शा रहा है? उनके ज्ञान को, बैल उनकी वृषभ राशि को, हाथी उनके जन्म को और घोड़ा उनके गृह त्याग को। ये 4 जानवर सारनाथ स्तंभ में अंकित। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जुड़ा? बार बार रिपीट कर चुके हैं कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता और मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? ऑप्शन है 44वां, 52वां, 42वां, 61वां। तो मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जुड़े? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। आप बताइए कि मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है? जो मौलिक कर्तव्य है वो भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? कमेंट करिए। मौलिक कर्तव्य संविधान के कौन से भाग में? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कवर किसने की? बताइए। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम ब्लैडरवस्की, कर्नल अलकाट, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खान। बिल्कुल सही। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लैडरवस्की और कर्नल अलकॉट ने की थी 1875 में। कहाँ की थी? न्यूयॉर्क में की थी। कहाँ की थी? न्यूयॉर्क में की थी। न्यूयॉर्क अमेरिका में की थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? कर्नल अलकॉट और मैडम ब्लैडरवस्की ने 1875 न्यूयॉर्क। क्लियर? चलिए, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन और सैयद सर अहमद खान ने क्या किया था? बताइए। एक्सोम 4 में अन्य यूरोपीय सहभागी कौन थे? अभी एक्सोम 4 मिशन के बारे में जाना हमने, जिसमें जो हमारे शुभांशु शुक्ला है वो पायलट के तौर पे गए हैं और उनके साथ 3 और लोग गए हैं। तो और कौन कौन से देशों से गए हैं? बताइए। ऑप्शन है फ्रांस और जर्मनी, पोलैंड और हंगरी, स्पेन और इटली, स्वीडन और नॉर्वे। बिल्कुल सही, पोलैंड और हंगरी। पोलैंड और हंगरी से भी 2 एस्ट्रोनॉट्स गए हैं। और एक और कौन है? एक नासा के, नासा के जो पूर्व एस्ट्रोनॉट रह चुके हैं वो गए हैं। तो टोटल 4 लोग गए हैं। एक पोलैंड के एस्ट्रोनॉट है, एक हंगरी के एस्ट्रोनॉट है, एक अपने भारत के हैं शुभांशु शुक्ला जो पायलट की भूमिका में है, और एक नासा के जो पूर्व वहां के एस्ट्रोनॉट रहे हैं वो गए हैं एक्सियोम 4 मिशन में। क्लियर? तो एक्सियोम 4 मिशन में कौन से सहभागी देश है? पोलैंड और हंगरी। याद रखिएगा, अभी हुआ मिशन है, इंपॉर्टेंट है। 25 जून 2025 को लॉन्च किया गया था। किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? बताइए। फिरोज तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। जल्दी बताइए, किसने सिंचाई कर लगाया था? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सिंचाई कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और इसी के शासनकाल में 2 विभाग बनाए गए थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दीवान बंदगान, जिसमें वो दासों को रखता था, और इसी के शासनकाल में सबसे ज्यादा दास पाए जाते थे। और दीवाने खैरात, जिसमें विधवा मुस्लिम महिलाओं को ये खैरात दिया करता था। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या लगाया था? सिंचाई कर लगाया था। और दीवाने बंदगान और दीवाने खैरात इसी ने बनाया था। इसके पास सबसे ज्यादा सल्तनत काल में दास पाए गए थे, लगभग 1,80,000 दास। तो फिरोज शाह तुगलक याद रखिए। चलिए, एक्सियोम 4 मिशन में भारतीय पायलट कौन है? बताइए। एक्सियोम 4 मिशन में भारतीय पायलट कौन है? राकेश शर्मा, शशांक कुमार, शुभांशु शुक्ला, प्रियंका चोपड़ा। बिल्कुल सही, शुभांशु शुक्ला गए हैं पायलट के तौर पे। और ये स्पेस पे जाने वाले सेकंड भारतीय। पहले कौन थे? पहले थे राकेश शर्मा। फर्स्ट कौन थे? राकेश शर्मा गए थे। तो एक्सियोम 4 मिशन में भारतीय पायलट कौन थे? शुभांशु शुक्ला। और ये दूसरे भारतीय हैं जो स्पेस पर गए हैं। पहले कौन थे? राकेश शर्मा। चलिए आगे देखते हैं। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने किस अभिलेख में अपना आत्मप्लाव व्यक्त किया? देखिए, बेसिकली पूछा गया है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में है। जो कलिंग युद्ध है उसका वर्णन किस अभिलेख में है? अशोक के जितने अभिलेख हैं उनके बारे में आप सबको ने पढ़ चुका। अब मुझे पढ़ाते पढ़ाते फंबलिंग हो रही है। कलिंग युद्ध के बारे में किस शिलालेख में वर्णन किया गया है, इसके बारे में अब आपको जानना है। तो बताइए, कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? प्रथम स्तंभ लेख 13, स्तंभ लेख 2, स्तंभ लेख 5। कंटिन्यू बोलते 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 ना आपकी जो टंग है वो भी जो साथ छोड़ने लग जाती है। तो कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन किस स्तंभ लेख में किया गया है? बताइए। तो उसका वर्णन किया गया है स्तंभ लेख 13 में। स्तंभ लेख 13 में कलिंग युद्ध का वर्णन है, ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो कलिंग युद्ध का वर्णन किस में है? स्तंभ लेख 13 में।
चलिए, प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की थी? अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की थी बताइए। आप सबको पता है विजयनगर साम्राज्य के बहुत बड़े राजा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का संबंध किससे था? विजयनगर साम्राज्य से। इन्होंने ही किया था अमुक्तमाल्यद की रचना। अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की थी? कृष्णदेव राय ने की थी 16वीं शताब्दी की शुरुआत में। इसे ही कहा जाता है तेलुगु का महाकाव्य। इसे क्या कहा जाता है? तेलुगु महाकाव्य। तेलुगु का महाकाव्य कहा जाता है अमुक्तमाल्यद को। कभी कभी पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसे तेलुगु महाकाव्य के नाम से भी जाना जाता है, तो वो अमुक्तमाल्यद है। वो लिखा किसने था? कृष्णदेव राय ने लिखा था 16वीं शताब्दी की शुरुआत में। और कृष्णदेव राय किससे संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित। क्लियर? चलिए, तो अमुक्तमाल्यद क्या है? तेलुगु का महाकाव्य है। किसने लिखा? कृष्णदेव राय ने लिखा। कृष्णदेव राय का संबंध किससे है? विजयनगर साम्राज्य से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? बताइए, 9वीं अनुसूची जो भूमि सुधार से संबंधित था वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? बताइए, प्रथम संविधान संशोधन, दूसरा, तीसरा, चौथा। 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? बिल्कुल सही, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। और 9वीं अनुसूची का संबंध किससे था? भूमि सुधार से संबंधित थी। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। क्लियर? चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बुक का नाम जल्दी बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहुत ही फेमस बुक थी। ऑप्शन है इंडिया डिवाइडेड, द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूट्स, इंडिया फ्रीडम, इंडियन स्ट्रगल। तो राजेंद्र प्रसाद जी की जो बुक थी उसका नाम है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड बुक राजेंद्र प्रसाद जी की। द इंडियन स्ट्रगल किसने लिखी थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। इंडिया मीन्स फ्रीडम लिखी थी अबुल कलाम आजाद जी ने। क्लियर? चलिए, इंडिया डिवाइडेड बुक किसकी है? इंडिया डिवाइडेड बुक है राजेंद्र प्रसाद जी की। आधुनिक भारत का जो राज चिन्ह लिया गया है वो अशोक के किस शिलालेख से लिया गया है? जो राज चिन्ह है ना भारत का, अशोक स्तंभ, वो कहाँ से लिया गया है? किस शिलालेख से लिया गया है? लौरैया, सारनाथ, संगीत, टोपरा। बिल्कुल सही, कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्तंभ से लिया गया है राजकीय चिन्ह भारत। क्लियर? चलिए अगला सवाल। यहाँ पे आपके सवाल खत्म हुए। जो कह रहे थे आप सब कि जीएसपीएट मैराथन क्लास लीजिए, मॉक टेस्ट लाइए, ये पूरे मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस हैं। करंट अफेयर्स है, मेनली इसमें करंट अफेयर्स है बिहार का, देश का। कुछ स्टैटिक पार्ट भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोक नृत्य जो जैसे आर्ट एंड कल्चर से सवाल पूछे जाते हैं। बिहार के आर्ट एंड कल्चर से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो आर्ट एंड कल्चर को भी शामिल किया गया है। ना सिर्फ बिहार के बल्कि आसपास के राज्यों के भी। तो जितना हो सकता था आपके लिए प्रयास किए गए हैं। जिन्हें भी चाहते हैं आपकी वो इस बार सिलेक्शन ले लें, उन्हें ये वीडियो जरूर भेज दीजिएगा। उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जब मैसेज आते हैं कि आपका वीडियो बहुत हेल्पफुल हुआ, मैं एग्जाम देने गई या देने गया, तो वहां आपके सवाल देखने मिले, बड़ा अच्छा लगा, मैं आसानी से उन सवालों को करके आ गया या करके आ गई, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बस इनको, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। जो भी एग्जाम्स दे रहे हैं उन तक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कारण ये है कि जब नए वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। जल्दी ही मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।